अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मसला सारा ये है कि वो जो हमारे तीन तीन कैमरे हैं ना, हाँ। मेरा थोड़ा ताउन नहीं मुझे मिल सका मेरी टीम हाय। का। वरना मैंने मुंह छुपा के ही रखना था तब तक के नहीं, मुंह आप जो दिखलाई होती। मर्जी कोशिश करते हैं ना, हाँ। जितना मैं अपना मुंह बड़ा करके आई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मुंह हर तरफ से दिखाई दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और तमाम तर लोग जो हमें देख रहे हैं, हम आपको बाखबर सवेरा में वेलकम कहते हैं। आफ्टर न 3 जाने मंथ्स, कितने दिनों बाद। न जाने वो थोड़ा कितने सा दिनों के सस्पेंस बाद। रहने देती ना, लोग खुद गिनती करते, फिर इंस्टाग्राम पे जाके बताते। हाँ, इंस्टाग्राम से पता लाखों चल चुका करोड़ों। लोगों को कि मैं क्यों 3 महीने गायब थी, लेकिन सच्ची में क्या गई, चीजें बदल गई। वक्त बदल वक्त गया। बदल गया, आसमान तो वही कवर, लेकिन हालात भी हालात बदल बदल गए। गए। सब जज्बात भी कुछ बदल बदल गए गए। लोगों के। आपका थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बदला है। बस इधर देखिए, ऐनक का फ्रेम। अब मैं हाँ, ये सुपर बता नहीं डिफरेंट था। सकता कि ये कटवाए कितने और खींचे कितने गए हैं। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई नो व्हाट यू मीन। लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कल मदर्स डे था, तो वो हाय। तमाम तर माएँ जो हमें देख रही हैं, हमारी माएँ और बहुत सारी वर्किंग मदर्स, क्योंकि अब मेरा शुमार वर्किंग मदर्स में हो गया है। सो पैट ऑन माई बैक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और लेकिन जज़ाकल्लाह। सती अब पता चल रहा है कि वो जो खवातीन जो घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, वो माएँ, हाँ। उनके लिए मदर्स डे कितना स्पेशल अच्छा, मुझे होता एक बात होगा। बताएं, ये तो चीज़ अपनी जगह, सिंस यू आर हाँ। मदर एज वेल, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकें आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह, भी थैंक निजी यू। हवाले से भी और सियासी एतबार से भी बहुत बहुत मुबारकें। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट अबाउट द शो? कम दी गल करो। भाई यू, थैंक यू हमारी सो मच। ऑडियंस, थैंक यू। हमारी ऑडियंस, ऑफ कोर्स यू भाई सत्ती, ऑफ कोर्स आप तो पूरे के पूरे 3 महीने वी वर इन टच। तो मैं क्या यस। मिस करती, मेरा भाई वाज माय माय ब्रदर, माय फ्रेंड वाज विद मी। और लेकिन आप लोग बहुत याद आए, बहुत याद आए। मैं चाहती थी जब मैं आऊँ, अच्छा धमाका हो। हाँ महंगाई का धमाका हो गया। हाँ मैं चाहती थी कि मैं आऊँ तो अच्छी खबरों के साथ आऊँ। हाँ। पर आई एम लेकिन सॉरी, ऐसा वी कुछ हैव नहीं हुआ। गॉट नथिंग गुड टू शेयर विद यू। मतलब लेकिन ऐसा अजीब सी बात है ना, मतलब हम क्या? सोच रहे थे कि आएंगे तो जितने दावे वादे, महंगाई खत्म, अब ये मतलब थोड़ा सा हो जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत कर देना चाहिए था। अब तो ये है कि है यार ना? भाई अल्लाह का वास्ता है, मुर्गी 600 रुपए से ऊपर चली गई, मत खाओ, मत खाओ मुर्गी, खुदा का मैं वास्ता है। वेजिटेरियन होने जा रही हूँ, दैट पर इज द राइट बहुत वे टू महंगी गो, सब्जियां भी है। खैर, राइट थिंग टू डू। टॉप बहुत। स्टोरीज। मुल्क में महंगाई का तूफान, गरीब तो गरीब, मुतवसत तबके की भी चीखें निकल गईं। मुर्गी और सब्जी की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया, रातों की नींदें उड़ा दी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। बाजार में महंगाई का राज, घर में लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग कई कई घंटे जारी। बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे, घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। और पूरे मुल्क में गर्मियां अपने जोबन पर हैं। सूरज की तपिश नाजुक और ऑयली जल्द को शदीद मुतासिर करती हैं। लड़कियों को घर से बाहर जाते हुए खुसूसी एहतमाम करना होगा। अच्छा भाई, एक चीज़ ये है कि वो एक एक जुमला और फिक्रा हम बचपन से हेडलाइंस में और ख़बरों में पढ़ते भी आ रहे हैं, आज भी वो था क्या? कि चीखें निकल गई। अच्छा, मेरा ये है कि एक तो जहन में एक आपका थोड़ा सा हम हर चीज़ इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं ना, तो एक चीख के बाद एक जो आता है कि चकरा के गिर जाना, वो वाला सीन हो गया भाई। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब लोग अपने होशो हवास ही खो बैठे हैं। महंगाई जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। और अगर देखा जाए पिछले 1 महीने में, खैर हमने उससे पिछले महीने से, रमजान से पहले भी हमने देखा था, महंगाई जो थी वो मुसलसल बढ़ रही थी, कहीं कम नहीं हो रही थी। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हो सकता है कि 1 महीने में चीज़ें थोड़ी अच्छी हों, सस्ती हों और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो लोग लिटरली जो है ना बिलबिला उठे हैं कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। और वाक़तन एक चीज़ ये भी है कि भाई चलें इस पे क्या क्या रेट लिस्ट क्या है
1400 रुपए का हो गया। आटे का तो वैसे भी आग लगी पड़ी है, 1400, 1300, 1400 रुपया। इनके आने से तो 100-150 रुपये और बढ़ गया है। पिछले साल 1100 रुपए में थैले का रेट तय हुआ था, अब 1310 रुपए में हो गया, 200 रुपए मन के पीछे बढ़ गया। गरीब पहले दाल और सब्जी पर गुजारा कर लेता था, लेकिन सब्जियों ने तो महंगाई के रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। पंजाब में प्याज डबल सेंचुरी के करीब तक जा पहुंची थी। लीमों ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर डाली, 1000 रुपए फी किलो पहुंचकर होश उड़ा दिए। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपये में हो जाता था, अब 30,000 रुपये में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान में 19 अशिया पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। खुर्दनी तेल 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। चाय की पत्ती 45 रुपए इजाफे से 1079 रुपए फी किलो की हो गई। दूध का पैकेट 142 रुपए से बढ़कर 162 रुपए लीटर का हो गया। शहरी वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल कुना है कि महंगाई खत्म करेंगे या शहरियों को 2 माह पहले महंगाई को खत्म करने के वादे कब पूरे करेंगे? तो लोग मुंतजिर हैं कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे कब किए जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जरा इस हवाले से जान लेते हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे। कराची सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी इशरत खान, और साथ में जब पेशावर का रुख करेंगे तो पेशावर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अदनान। तो सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। कराची चलते हैं। इशरत कहाँ मौजूद है और उनके चेहरे के संजीदा तासुरात हमें ये बता रहे हैं कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ पर भी अशिया के नर्ख कुछ मुनासिब नहीं है। ऐसा ही है इशरत? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पहले रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद, और ईद के बाद जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी है। इस वक्त मैं चूँकि सदर के एरिए में मौजूद हूँ, मेन मार्केट है, होलसेल मार्केट भी कहलाती है, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की आप अगर प्राइस पूछे तो वो आवाम की पहुँच से बाहर है। आटा दाल चीनी हो तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कि आवाम नहीं खरीदती। पहले अगर वो 2 किलो 5 किलो चीज़ें लेते थे तो अब किलो आधा किलो पर आ गए हैं। इसी तरह अगर चिकन की प्राइस की बात की जाए, इस वक्त जो चिकन की प्राइस चल रही है वो 670 रुपए। और एक चीज है, ये गोश्त की प्राइस बता रही हूँ, एक चीज जरा 670 मुख्तलिफ। एक चीज है वो मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, एक तो ये है कि मुर्गी के नर्ख है ना, चले मुर्गी का ये है कि उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो कहेंगे कि चलो यार दाल बना लेंगे, कम बना लेंगे, गुजर बसर हो जाएगा। ये आटा अगर नहीं खरीद पा रहे तो वो तो मैनेज हो ही नहीं सकता ना, कि रोटी एक आखिर में रह जाती है जो इंसान खाना नहीं छोड़ सकता, तो वो उसको उसके ऊपर कैसे ये लोग बेचारे गुजारा कर रहे हैं? लोग कहते क्या हैं इससे मुताल्लिक? बिल्कुल, चिकन की गोश्त के ऑल्टरनेट हम निकाल लेते हैं सब्जी या दाल, लेकिन जो रोटी का ऑल्टरनेट है वो कोई भी नहीं है। यहाँ लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत गरीब लोग, उनका यही कहना है कि घर का एक बंदा चलाता है, लेकिन हमने अगर आटा पहले 5 किलो की बोरी खरीदते थे तो अब बोरी नहीं खरीद रहे, अब 4 किलो खरीद लेते हैं या 3 किलो खरीद लेते हैं। पहले अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो अब हम 2 टाइम कर लिए है। इसी तरह अगर कोई 2 रोटी खा रहा है तो वो 1 रोटी कर ली है। मतलब पेट की आग तो बुझानी है, अपनी ज़िंदगी का जो सांस है वो तो चलानी है। लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि ठीक है जी, हम नहीं खाते, हम मुर्गी नहीं खाते, हम गोश्त नहीं खाते, हम दालों पे आ जाते हैं, सब्जियों पे आ जाते हैं, सब्जियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और कहते हैं जी अगर ठीक है घर में सालन नहीं बन रहा तो लोगों को तो सूखी रोटी मुयस्सर नहीं है। कि हम सर्दियों में रो रहे थे कि उस वक्त अंडे दे वर ऑलमोस्ट टचिंग 200 बिल्कुल। अभी भाई गर्मियों में अंडे 175 से 180 रुपए दर्जन मिल रहे हैं यार। बिल्कुल जी, ये जरा सूरत हाल एग्जैक्टली। मजहर इकबाल हमारे साथ लाहौर में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मजहर, ये बताइएगा, अभी आपने कराची की सूरत हाल सुनी कि कराची में क्या सूरत हाल है? लाहौर की सूरत हाल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बेहतरी आपको नजर आ रही है या फिर हालात इससे भी बदतर हैं? जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर हम बात करें तो हल्की सी बेहतरी जो ईद के दिनों में खुद साख्ता महंगाई थी, छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए जो दुकानदारों ने उन्होंने की थी, उसमें कुछ हल्की सी कमी आना शुरू हुई है। प्याज जो 120 से 140 रुपए थे वो अब 100 रुपए के करीब फ़रोख्त होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आलू जो 100 से 120 रुपए तक थे उनमें भी थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन बकिया जो निर्ख हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और रमज़ानुल मुबारक से कबल जो निर्ख थे उससे अब भी 100 से 150% जायद पर फल और सब्जियां फरोख्त हो रही है। मैं तो रमज़ान में लाहौर में थी, लाहौर में तो आप एक जो है ना मुतवसत तबका भी रोज़ फ्रूट चाट बना ही नहीं सकता।
फल इस कदर महंगे हो गए थे रमजान में, तो थोड़ी बहुत उसके बाद कोई बेहतरी नहीं आई, या फिर जहां प्राइस गई थी वहीं पर है? देखें, रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से कबल जो फल थे उनके जो निर्ख थे वो रमज़ानुल मुबारक में बढ़ के 100 से 200% तक वो बढ़ गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो ईद की छुट्टियां थी उनमें और बढ़ा दिए गए। अब वो जो बढ़ाए गए थे ईद की तातीलात का बहाना बना के, उनमें कुछ कमी आना शुरू हुई है, लेकिन वो भी ऐसा वो नहीं है कि जो निर्ख आज से एक माह कबल थे उन निर्खों के आसपास वो निर्ख आ गए हों। मसलन खरबूजा जो है वो अभी भी 100 से 120 रुपए फी किलो यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, हालांकि 50-60 रुपए यहाँ रेट होना चाहिए। इसी तरह केला जो है वो अभी भी 150 से 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। तरबूज, आड़ू अभी नया फल आया, उसकी भी 200 से 250 रुपए वो तो नया आया किलो। ना? सेब अभी भी 350 रुपए तक। वो तो नया आया, तो जाहिर है कि जी नवा आए हैं, तो फिर नवा है सोने तो जो सोना होता है वो अपनी प्राइस भी दिखाता है, लेकिन ये तो इंतहाई होगी। वे तो पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर नहीं, चलते हैं। बिल्कुल आपकी चले आप बात कंप्लीट कर लें मजहर भाई। अच्छा मजहर भाई चले खामोश हो गए। अच्छा, अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। भाई लाहौर और कराची की सूरत हाल जान ली। अदनान भाई, आप भी सुन चुके होंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आपके यहाँ कोई क्या अच्छी खबर है महंगाई से मुताल्लिक, या वहाँ पर भी सब चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं? नहीं जी, पेशावर में महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को दे रहा, क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बोतल में इस बार निकला, ना सिर्फ निकला बल्कि उसने मार्केटों में डेरे डाले हुए हैं। पेशावर की सबसे बड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और रमज़ान में शुरू होने वाला महंगाई का जो सिलसिला है वो ईद पर जो है वो 200 गुना बढ़ा, और अब उसकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। हर आए दिन के साथ जो है कीमतों में मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है। शहरी खाए तो क्या खाए। बात करें से ज़रूरी चीज़ आटे की, तो मैं बताता चलूँ कि मैं इस वक्त रामपुरा गेट की होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। 20 किलो आटे की थैला जो माह सयाम में 1200 में मिलता था, इस वक्त 1450 रुपये में जो है वो भी मुश्किल मिल रहा है। डीलर एसोसिएशन आटा डीलर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही, पंजाब से आटे की तरसील ना हुई, तो आइंदा 2 रोज़ तक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, खासकर मालाकंड में, हज़ारा डिवीज़न में आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपना सूबे का आटा जो है वो इतनी मिकदार में नहीं है कि वो सूबे की ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताते चलूँ कि इस बार हैरानी की बात यह है कि पंजाब में गंदम जो है वो वाफिर मिकदार में हुई है, उसके बावजूद जो है ये गंदम का जो आटा है वो क्यों महंगा हो रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है। पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा क्यों इतना महंगा दिया जा रहा है। सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पर गला मंडी में इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि कई बड़ी दुकानें जो है उन्होंने बंद रखी हुई हैं कि माल नहीं है और बहरान पैदा हो रहा है, तो इस वजह से मुश्किलात है। आटा डीलर का कहना है कि अगर यही आइंदा 24 घंटे तक पंजाब से ना आया आटा तो ये बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर जाए। इसी तरह दीगर अशिया खुर्दनों के साथ आपको सबसे अहम चीज़ बताता चलूँ कि मुर्गी जो है उसने अपनी 3 सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, और गुज़िश्ता रोज़ मुर्गी पेशावर में जिंदा मुर्गी 326 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रही थी। तो शहरी जो परेशान भी है और लेनी भी है, शादियों का सीजन भी है, लेकिन मुर्गी जो है वो जरूर भी करनी है, लेकिन मुर्गी इंतहाई महंगी। आज जो है मुर्गी दाल खिलाए पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बिल आउट है महंगाई से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो इस पेशावर की सूरत हाल है, अदनान तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, मज़हर इकबाल लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, और कराची से हमें आगाह कर ली हमारी नुमाइंदा इशरत खान। महंगाई जो है पूरे मुल्क में, मतलब देयर इज नो स्टॉप टू इट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मतलब जब ये लोग हुक्मरानों पे तनकीद करते हैं ना कि मौजूदा हुकूमत ने ये किया, इमरान खान की हुकूमत ने ये किया, शहबाज हुकूमत ने ये किया, मैं कहता हूँ जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ये मुझे इतना बता दें कि जो लोग ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं, सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, फल फरोख्त कर रहे हैं, या बाकी जहाँ जहाँ गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसका लग रहा है, मतलब वो लगा रहे हैं, महंगाई अपने तौर पर किए जा रहे हैं, और फिर सारा इल्जाम धर देते हैं हुकूमत पे। ये अभी जो Now there comes a महंगाई कंट्रोल कमेटी which doesn't exist। जी, वो कौन सी कमेटीज हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो जाके चेक करती हैं। ये एग्जैक्टली घोस्ट कमेटीज हैं कि ना आप देखें जो है लिस्टें वो तो आवेजा होती ही हैं, मुख्तलिफ आप दुकानों में जाएं, लेकिन चीज़ें उस भाव पे आपको नहीं मिल रही होती। सो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और जहाँ पे महंगाई की बात हो रही है तो हमने देखा कि जी महंगाई पर भी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए कहा कि महंगाई को कम करने के लिए उनको अगर अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो कपड़े बेच देंगे, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी कल क्या कहा, पहले सुनवाते हैं आपको स्टेटमेंट्स दोनों के।
और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इसने आगे कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए। खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, कौन से मर जाएंगे। अच्छा जी, तो ये देखें ना कि ये बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कपड़े बेच दूंगा। मतलब सोचो, हमारे जैसा बंदा कहता है उसके ना इतनी कीमत में बिकते, ना इतने पैसे आते और ना किसी का पेट भरता। सही बात इससे अंदाजा करें कपड़े कितने महंगे होंगे। पॉइंट की बात पे हैं। हाँ, ये पॉइंट मुहावरा भी तो हो सकता है वैसे। सिर्फ फ्लैट नहीं महंगे, कपड़े भी महंगे। ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब देखें, यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो महंगाई है, अब जो सूरत हाल है, उस पर बेस करते हैं आपकी नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अच्छा, जब तक लोग, मतलब एक महीना आप देखें हो चुका हुआ है कि इससे ज्यादा बेहतर था कि ये लोग पूरा करने देते टाइम ना। डोंट यू थिंक? क्योंकि उससे पहले भी देखें, बाद महंगाई उससे पहले भी हम महंगाई पे शोज कर रहे होते थे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो आपके और हमारे सामने है और लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए नई हुकूमत को? तकरीबन 28-29 दिन हो गए। हाँ, 28 दिन। तो इससे पहले जो मुल्क की इकोनॉमी थी, जो फिस्कल सिचुएशन थे, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे? काफ़ी उस वक्त हम देख रहे थे कि पेट्रोल पे तो सब्सिडी देती थी, लेकिन उसके अलावा मुश्किलात तो थी किसी हद तक। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी मजीद क्रिटिकल होती जा रही है। तो मुआवजा ना कर ले वैसे? हाँ, मुआवजा करते हैं एक रिपोर्ट की सूरत में। नई हुकूमत को आए हुए 28 दिन गुजर गए। मईशत कहां थी और अब कहां खड़ी है, डालते हैं इस पर एक नजर। बिजली की कीमत में तीसरी दफा इजाफा किया गया। मजमूई कीमत 30 रुपए फी यूनिट हो गई। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। कमी करने में हुकूमत मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। स्टॉक मार्केट में मंदी का मुसलसल रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकार पैसा लगाने से गुरेजा दिखाई दे रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने बजाय नया फंड देने के पिछले अरब डॉलर भी वापस मांग लिए। IMF से मजीद फंड लेने में नाकामी है। हुकूमती शराइत तमाम की तमाम रद्द कर दी। उसके साथ साथ अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा मरीजों के लिए खतरे का बाइस है। एक माह के दौरान चीनी की कीमतों में औसत 20% इजाफा। घी की कीमत में 30 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है। FPCCI ने बिगड़ती माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को मुआशी एमरजेंसी लगाने के लिए खत लिख दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से आती कमी मईशत की ज़बोहाली बयान कर रही है। डीजल का शदीद बहरान पैदा हुआ और खड़ी फसलों की कटाई में देर हुई। 3.5 साल बाद अवाम को शदीद लोड शेडिंग का सामना है। हज के किराए में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। पनागाह और शेल्टर होम्स को बंद कर दिया गया। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा करके वापस ले लिया गया। हफ्ते की छुट्टी खत्म करके ऐलान वापस ले लिया गया। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत इन आदादो शुमार के आईने में अपनी कारकर्दगी जरूर देखे। ऑल राइट जी, तो ये तो बड़ा कोई गंभीर सूरत हाल है। बिल्कुल जी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल हो गई और इसी वाले से बात करेंगे। साबिक तर्जुमान वज़ारत मुज़म्मिल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुज़म्मिल, हालात तो जब आपकी हुकूमत थी महंगाई की, तब भी हम देख रहे थे बदतरीज महंगाई होती चली जा रही थी, लेकिन ये एक महीने में जो महंगाई का सैलाब आया है जिस पे अवाम काफ़ी ज़्यादा बिलबिला उठे हैं, क्या रीज़न बनी? आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं जो आपको बताऊं कि महंगाई की 2 शक्लें होती हैं। एक होती है कि मार्केट इफेक्ट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट। ठीक है। मार्केट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर उसकी कीमत पीछे मंडी में बढ़ जाए, यानी कि ट्रेडिंग में, जैसे ऑयल की हाल भी मार्केट में कीमत ऊपर नीचे हो रही है या घी की इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये कि मकामी इंतजामिया की गफलत की वजह से।
और जो है मकामी इंतजामिया उसको जो है बिल्कुल काबू ना कर सके। तो इस वक्त मुल्क में जो महंगाई की लहर है, जैसे अभी मैं आपके कुछ रिपोर्टर्स का सुन भी सका था, वो आप देख लेंगे मुर्गी का कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से, यानी कि वो लोकल कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई और एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, या माफिया जो उसके कार्टेल जो उसकी एसोसिएशन है। अभी गंदम की तो फसल कट रही है पाकिस्तान में, तो मतलब मुहैया होनी चाहिए। फार्मर जो है वो बेचारा ले लेके घूम रहा होता है, क्योंकि उसको जो है अपनी वो जो कहते हैं मजदूरी जो पसीना खुश्क करके जो मिलनी होती है, तो वो तो बेचने के लिए उतावला और रहता है। बिल्कुल। तो गंदम का और आटे का ना मिलना और रेट बढ़ जाना, रेट तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बढ़ना था क्योंकि 2200 रुपये हमने भी खुद उसकी सपोर्ट प्राइस की थी। उसके साथ जितनी प्याज है, देखें पूरे साल प्याज की इस साल जो है पाकिस्तान की सबसे तारीख की सबसे बड़ी फसल आई थी, और अब से महीना पहले तक पूरे साल जो है ये 30-35 रुपए में रुल रहा था। ये टमाटर है। तो आई थिंक कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ख़ास तौर पे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जो है बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और ऊपर जो वफाकी हुकूमत में जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दे दिए और उनके वजीर खजाना ने दे दिए, वो जो है डीलिंग हो गई और उसकी वजह से जो है मुल्क में तबाही। अच्छा, तो अब हल क्या आपको, मतलब एज ए माहिर मुआशियात आपको क्या नज़र आता है कि कौन से रास्ते पे चल के इस सिचुएशन से निकला जा सकता है, इन योर वर्ड्स? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले तो इनको आके जो है मेन एक सबसे पहले, कल मैंने खुद जैसे तहकीक की कि मुर्गी का रेट क्यों बढ़ रहा, तो वो इत्तेफाक से कुछ जो चिकन का काम करते हैं, जो मतलब वो है जो फार्मिंग करते हैं उसकी, तो उन्होंने कहा कि फार्मिंग लेवल पे तो एवरीथिंग इज फाइन, क्राइसिस नहीं है। अच्छा। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है यहाँ फार्म टू मार्केट के बीच में कोई एक ग्रुप है जो प्राइसिंग और सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही है। तो अब गवर्नमेंट का काम ये है कि ये कौन कर रहा है और किसने किया है। अब जैसे ये अभी सुन रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा पे जो है गंदम ही नहीं पहुंच रही, पंजाब फीड करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं मिडिलमैन रोक रहा है, मिडिलमैन इसको फायदा करने की कोशिश कर रहा है। आज से चंद दिन पहले आपको पता होगा डीजल गायब कर दिया था, और डीजल जो है 50-50 रुपए लीटर ब्लैक पे बिक रहा था। ऐसे ही है। तो मतलब होर्डिंग तो हो रही है मुजम्मिल, कहीं ये तमाम तर चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ी तो बात जा रही है। डीजल की अगर होर्डिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो आपको पता है वो नेगेटिव में जब प्राइसेस जा रही थी तब भी हमारे पास रिजर्व रखने के लिए इतने जगह ही नहीं थी हमें, बिल्कुल। तो ये तो चलो, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा कोशिश की कि इसको तोड़ के बताने के लिए कि एक महंगाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है एक और चीज है मुजम्मिल भाई कि हम जो बात करते हैं ना महंगाई से, कि ये एक तो ये है कि मिडिल मैन, इसके ऊपर काम होना चाहिए। आप लोगों ने इस पे क्या काम किया, किस हद तक किया? और दूसरा ये है कि ये जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर हम रोना रोते हैं, हमारे शोज में आप कई दफ़ा आके इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो है मार्केट में, मंडी में कुछ और कीमत है, रिटेल प्राइस कुछ और मिल रही होती है, गोश्त की हो किसी भी हवाले से, उसमें भी जो मकामी इंतजामिया नाकाम दिखाई देती है। क्या किया जा सकता है इससे मुताल्लिक? इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और किसी पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये 11-12 लोगों की जो हुकूमत है, इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों को, तो इसलिए ये हुकूमत भी मजबूर हो गई है और ये जो है उन पे क्रैक डाउन नहीं कर पा रही। हमारे दिनों में हम क्या करते थे, हम वीकली रिपोर्ट लेते थे, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती थी और हमने लगाए हुए थे चेक्स। जैसे ही हमें नजर आता था किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो हम उसमें इमीडिएट फैसला करते थे। तब भी यही होता था मुजम्मिल भाई, माजरत के साथ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम यही रोना रोते थे कि ये जो मकामी सतह पर प्राइस कंट्रोल नहीं देखने में आती, नोटिस, ये आपको याद है कि हेडलाइंस बनती थी कि नोटिस ले लिया तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो ये मसले मसाइल उस वक्त भी थे। वो इमरान खान साहब का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब आखिरी 6 महीने हम थे तो हमारे क्या करते थे, वजारत खजाना से हम तमाम सूबों को चीफ सेक्रेटरीज को जो है मीटिंग पे लेते थे सही। अच्छा। और जैसे ही अगर किसी सूबे में ही होता था तो हम उसको कहते थे उसके चीफ सेक्रेटरी को, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें बताएं, हम आपको जो है कहीं से अरेंज करके देते हैं, पासको से, पंजाब से, इससे। अब ये सिलसिला टूटा हुआ है काफी ना। ये सिलसिला दोबारा से होना चाहिए। मुजम्मिल, ऑन लाइटर नोट, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहे, ही रिमेंबर हमने जब ये मुर्गी की कीमतें पहली बार नहीं बढ़ी, इससे पहले भी बढ़ी थी, और हमने आप ही से जब बात की थी तो आपने बताया था कि फिले फिश
कितनी हाँ। अच्छी दस्तयाब है, तो वो खुद जाके कंट्रोल में खरीदते है, थे खुद मुजम्मिल जाके आप खरीदते हैं। मुझे बताएं वो आप मुर्गी से literally- सस्ती है, ये महंगी है? लिटरली मैंने कल ऐसे ही अपने फादर को बोला हाँ। कि इस वक्त गर्मियां हैं और ये जो ईद के बाद फिश मार्केट जो है ना रमजान में बंद होती है कराची में, तो ईद के बाद खुलती है, तो मैंने कहा ये खुलेगी तो ये 400-500 रुपए की फिश मिल जाएगी, बेहतर ये कि बंदा वो खा ले। कल ही लिटरली मैंने अपने फादर को बात की। चलें बस और अभी मुजम्मिल- भी वैसे 1 मिनट जी। झींगा 750 रुपए किलो मिलता है, तो चिकन 750 से अच्छे झींगा ले ले बंदा। हाँ, जो और फिर afford कर कोलेस्ट्रॉल सके। बढ़ जाएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर लेकिन वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है बढ़ ना। जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर पे जाने के लिए भी अच्छे पैसे चाहिए। बट थैंक यू सो मच मुजम्मिल नहीं, हमारे अच्छा साथ मुजम्मिल भाई से हम मौजूद थे। कहेंगे पता करके हमें बताएं भी, ताकि जी, मैं भी चक्कर लगाऊं फिशरीज का। हाँ, 750 750 वाला ना हो तो कम वाला। अच्छा, लेकिन एक मसला ना हमारी आवाम के साथ जो प्रॉब्लम है, और आवाम में ऑफ कोर्स हम भी उसका पार्ट है, कि हाँ। सिर्फ महंगाई ही नहीं है, लोड शेडिंग जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है ये जो साल है ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये बल्कि भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल मुतवक्के है, आएगी भी, और उसमें लोड शेडिंग हो गई है। अब अलमिया पता है क्या है? क्या? कि आपने हमेशा रिलाई करना है, मतलब जो भी हुकूमत आती है वो रिलाई करती है किसके ऊपर? फर्नेस ऑयल के जरिए बिजली बनाने पे, या फिर उसकी तो परचेज नहीं हो सकी ना। उसकी तो मतलब वो तो एक अलग ही चक्कर था ना। हाँ। अब मसला ये है कि हम लोग महंगे जराए से, हम लोग हाइडल जराए से बिजली की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे कि डैम है वो बादशाह अब तक बन चुका होता तो उससे 4,500 मेगावाट आ जाती है बिजली, या फिर ये जो रिन्यूएबल, हमने तो कचरे से भी बिजली पैदा करनी थी। हाँ, हम वही तो तो मैं वो भी कह नहीं रहा कर हूँ ना। सकी, उस पे भी काफी अरसे से अरे बातचीत हो भैया रही थी। कचरा तो दूर की बात है, वो जो कचरा विंड मिल्स बथेरा लगा कराची लगा के, वो आपको पता है ना, घरों के पास अच्छा खासा स्पेस है, वहाँ पर जितनी मर्जी लगाना चाहे आप लगाएं, और बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज को भाई यूज करें। दुनिया जियो थर्मल पे चली गई है, उससे बिजली पैदा कर रही है, उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर रही है। आप लोग पता नहीं कहाँ पर खड़े हैं, तेल पी पी के हमने खत्म हो जाना है और बचना कुछ नहीं। लेकिन मसला ये महंगाई के बाद लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और लोग अब इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक तो बढ़ती हुई गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग और महंगी बिजली। लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं? तो समझो कि 2 घंटे आती है और 4 घंटे जाती है। 6 घंटे लाइट नहीं होती है, और बिलिंग जो आ रही है वो माशाल्लाह से सारा कुछ उन्होंने बीच में ही डाल दिया है। जब से ये सादिक और अमीन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ आए, तब से 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 48-50 पे सेंटीग्रेड चल रहा है यहाँ पर, मतलब बच्चे जो ना बिलक रहे हैं सब, मतलब गर्मी से और धूप से जो ना। भाई बिजली तो है ही नहीं, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, बिल्कुल परेशान हो गए हम तो बहुत। लाइट घुमाए 4 घंटे में नहीं मिल रही। हम सारा दिन धूप में काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं, ऐसे समझो हम पागल हो चुके हैं। हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। लाइट तो नाम की लाइट है, देखो आप अभी भी लाइट नहीं है। 4-5 घंटे आती है, सारा दिन लोड शेडिंग होता है। ये देखो हमारा मोबाइल में भी चार्ज है, अभी तक बिजली नहीं। ये किस तरह मसला है, ये क्या है? कभी कभी 3 घंटे भी नहीं होते, कभी 4 घंटे नहीं होते, इस तरह होती है। अचानक जाती है फिर नहीं आते। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये चक्कर। गर्मी इस कदर शदीद है कि यहाँ पर बैठे हुए भी महसूस हो रही है। और आप सोचें कि जो लोग घरों में मासूम बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, उनकी बेसिकली बर्दाश्त सबसे कम होती है। ऐसे में उनके एक किस्म से क्या कहते हैं उसको, ज़ब्त को आजमाना, ये बड़ी गलत बात है। बड़ी गलत बात है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुल्क में हमेशा से पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ऐसी रही है कि दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, और अब जो तमाम तर सूरत हाल है, सियासी मौसम जो है उसमें भी मुसलसल जो हीट है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया हुआ है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं, उनका कहना है कि जी हम अमेरिका से, मतलब क्योंकि वो एक सुपर पावर है, उसके खिलाफ किसी भी आने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रहें। साथ में ये भी कहना था कि जो इलेक्शन जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातें जो हैं, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इसका फैसला करेगी कि कब हमने इलेक्शन की जानिब जाना है। और फिर कानून के दायरे का भी उन्होंने तस्करा किया कि उसमें रहकर एहतजाज की इजाज़त देंगे। अगर इमरान खान ने खूनी मार्च की बातें की तो कानून खुद रास्ता रोकेगा। अच्छा, इमरान खान साहब दूसरी जानिब ये कहते हैं कि 75 साल बाद कौम तैयार है, और इस्लामाबाद में जो कॉल देंगे धरने की और लॉन्ग मार्च की, तो उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। तारीख के बाद जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है
कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसानों का जुनून आने वाला है और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए। ऑलराइट जी। तो सियासी उफक पे क्या कुछ रंग आने वाले हैं, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के एंकर चौधरी गुलाम साहब हमारे साथ तो मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब, दिन ब दिन हीट जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, चाहे वो अपोजिशन की जानिब से हो, उसमें से तो लग रहा है कि तजाद बढ़ता ही चला जाएगा। कहीं आपको मामला ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं या फिर अब ऐलान जंग हो चुका? नहीं, ऐलान जंग तो दोनों तरफ से किया गया है। अच्छा। वो राणा सनावला कह रहे हैं जी हम अपने बंदों से इनको मरवाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और ऑपोजिशन जो है वो उनके पास इस वक्त क्योंकि अवामी कुव्वत है और वो शहर शहर गली गली जो है वो उसका इजहार होता जा रहा है, तो वो कहते हम आ रहे हैं और हम अपने मुतालबे मनवा के रहेंगे। तो ये महाजराई की तरफ बढ़ रही है सूरत हाल। अगर बीच में अदलिया या किसी और अदारे ने पढ़ के इलेक्शन पर लेके ना गए तो ये कोई मुल्क के लिए और माहौल के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। और सर ये जो बयान है कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, इससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? नहीं, अब तो वो देखे ना, वो इमरान खान साहब जो है आस्ता आस्ता वो फौज और दूसरे इदारों पर भी हमले करने शुरू हो गए। अच्छा। उन्होंने मतलब है कि यानी अब उन्होंने देख लिया ना कि मेरे पास ताकत है, तो वो उसके बलबूते पर हर एक को चैलेंज कर रहे हैं। अब बाज़ का तो ये बैक फायर भी कर जाता है। आपको पता है कि हमारे जैसे मुल्क में अदलिया और फौज के बगैर चौधरी साहब ये बताइए मुझे, अभी जैसे इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम उनके जलसे भी देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े उनके जलसे हो रहे हैं और अवाम जा रही है खान साहब के जलसों में, और अवाम ना सिर्फ ये कि जलसों में बता रही है कि वो कितनी उनमें यूनिटी है, वो कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना सपोर्ट करे खान साहब को, बल्कि हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं वो किस तरीके से उनको फॉलो करें। आपको लग रहा है जो नंबर इमरान खान साहब ने कहा है, और अगर वो नंबर आ भी जाता है इस्लामाबाद, यानी कि 20 लाख लोग आ जाते हैं, तो हुकूमत जो है वो, हुकूमत क्या बल्कि बाकी भी जो सारी कुव्वतें वो सर जोड़ के बैठे मजबूर हो जाएंगी कि भाई इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? नहीं, उसके बाद तो फिर किसी के पास कोई चारा कार नहीं। हाँ। हुकूमत जो है ना सती साहब, और ये उसके पास ये होता है कि लोग सड़कों पर रोक ना करें। अगर एक दफा इतनी बड़ी तादाद या इससे आधी भी या इससे चौथा हिस्सा भी आ गया, क्यों, तो उसके बाद किसी के पास कुछ नहीं। अगर कोई तसादम हो जाए, 10, 20, 50 लाशें गिर जाए, अच्छा। तो फौज जो है बुलानी पड़ेगी। ऐसा ही है। वो इस तरह का तो सोच के भी बंदा खौफजदा हो जाता है। ऐसा ही है। तो इसलिए आपको मुतालबे तो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर नई सूरत हाल। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो एहतजाज होना चाहिए वो लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसा एहतजाज हो कि दुनिया उस एहतजाज की मिसालें दे? हमने टर्की में देखा ना, बहुत सारे ममालिक में से देखा है कि लोग किस तरीके से एहतजाज करते हैं। यहाँ पे तो स्क्वायर था जहाँ पे तकसीम स्क्वायर के पास। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लग गए हैं। लोगों की अब अपने सियासी बिलीव्स की वजह से, सियासी ओपिनियंस की वजह से एक दूसरे में नफरतें पालना शुरू कर दी हैं। अभी ईद लोगों ने मिलजुल के गुजारी है। हो गया। हाँ, घर में। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि मुहज़्ज़ब तरीका होना चाहिए? वो ये तकसीम दर तकसीम हो गया माशरा, इसको रोकना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इसमें किसी वक्त भी कोई चिंगारी जो है ना वो भड़क के एक बड़े पंजाबी में जिसको कहते हैं पांबड़ से तब्दील हो सकती है। हाँ। ऐसा ही है। ये बड़ा मसला है। पांबड़ बल गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि ये आपके इल्म में है कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि भाई सियासी इत्तेहाद हो सकता है इलेक्शन में बनाए, लेकिन आपको लगता है कि नजरियाती एतबार से या नज़र आती है एतबार से ये जमातें जितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये आगे चल पाएंगी एक साथ, और ख़ास तौर पर क्या अवाम उस सूरत में कबूल करेंगे? सोचा ना, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ जस्ट इमेजिन। और वो भी कि आपके इल्म में है और इनके इल्म में है कि पंजाब में किस तरीके से वो गेम हो रही थी कि पीपल्स पार्टी को इन रखा जाए और फिर नून को कटाया जाए। यू ऑल नो दैट।
तो अब चल सकते हैं ऐसे मामला? इनका अब मजबूरी हो गई है ना। हाँ। एक उनके सामने एक पहाड़ जितनी एक कुव्वत जो है ना उसका खौफ है। अच्छा। आपको पता है कि 1 महीना आज हो गया इनको बैठे हुए हुकूमत, या कम से कम इमरान खान हुकूमत निकले हुए। हाँ। तो इनकी यानी कोई इम्पैक्ट नहीं है इस गवर्नमेंट का। और जो महंगाई का रोना रो के आए थे उसका क्या हुआ है कुछ, वो बढ़ गई है। और इनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया, और बल्कि इसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई तस्लीम नहीं कर रहा, इनको निगरान हुकूमत के तौर पर लिया जा रहा है। ये परसेप्शन आप कह रहे हैं कि लोगों में जा रहा है। लेकिन मुझे बताएगा कि जिस टाइम में ये जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई है, वो तो हालात पहले भी बहुत ज़्यादा कोई सरसब्ज़ो शादाब नहीं थे, और ऐसी खुश्क साली में इनका आ जाना, इनको नहीं लगता कि इनके लिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए? नहीं, उनको तो अब ये है कि किसी तरह इसको लटकाया जाए साल डेढ़, बल्कि एक और कौमी असम्बली के ये बारे में आइन में भी एक प्रोविजन है। वो क्या? वो है कि कौमी असम्बली एक करारदाद पास करके 1 साल अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है। अच्छा, मतलब इसमें सादा अक्सरियत से सर? जी हाँ। अच्छा, ये तो मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई शिक मौजूद है कि अगर ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये सादा अक्सरियत से भी चाहे तो ऐसी करारदाद पेश कर सकती है कि जो अगर ये इनके 1.5 साल होंगे तो वो 2.5 साल में तब्दील हो सकते हैं? बिल्कुल, 1 साल बढ़ सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ कौमी असम्बली से भी हो सकता है मामला? वो 2/3 वाला चक्कर है ही नहीं? नहीं। ओए होए होए होए, ये चौधरी साहब जरा दोबारा भी देख लूंगा, लेकिन ये सर मैं भी देखूंगा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ लेना, अल्लाह करे हालात से चंगे जाए तो ये तो फिर मामला की और नहीं, लेकिन इतनी कोई नहीं, अगले जून के अंदर अंदर ये जो अगला महीना है इनको इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ना है। चलें, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार, और मतलब ये एक बड़ा एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। लेकिन एक है कि बड़ी मुश्किलात होंगी। आप ये देखें कि मुझे ये बताएं, मुश्किलात होंगी, पहले मुझे बताएं कि जो इलेक्शंस की हमने तैयारी करनी थी उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम थी। वो ये थी कि जी आपने भाई जब आपकी आबादी सही काउंट होगी, सेंसस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम पहले दिन से बात भी कर रहे थे, सेंसस के वाले से हल्का बंदियां ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या अगर हालात एकदम कुछ ऐसे बन भी जाए तो क्या हम फौरी इलेक्शन में जा सकते हैं? क्योंकि 6 महीने तो इसमें लगते हैं। नहीं, आपके इल्म में है कि जब हम इनिशियली बात कर रहे थे, आपको याद है वो ईवीएम, वो जिसको शहबाज शरीफ साहब ईविल एंड विशियस मशीन करार दिया करते थे, जनाब इज्जत माब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब ये नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या कहा जाता था कि भाई हम यही बात करते थे मैं और आप के 18 महीने रह गए, 18 महीने में साल तो कम से कम ये चाहिए। अब इनको कर लेना चाहिए भाई, कर लें ताकि लोग नताइज को तस्लीम करें। वैसे यहाँ पर तो नीयत पे इतने शुबे हैं कि मशीन कोई सी भी आ जाए, किसी ने भरोसा नहीं करना। चलिए मशीन निकालते थे, लेकिन सेंसस तो करवा लें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, मुझे बता दिया गया है कि सामने देखें और फोकस्ड रहें, और टनल विजन से आप बिल्कुल यूं करके देखें। तो मैं बिल्कुल सामने देखूंगा, मदिया आपकी तरफ मैंने बिल्कुल नहीं देखना। कोई मेहमान भी आए तो आप उससे बराह रास्त मुखातिब होंगी, मैं ऐसे ही टीवी में देखूंगा। मेहमान भी हमारे जो इस वक्त आगे हैं, अगर आप कैमरे की तरफ ही देखते रहेंगे तो मेहमान कहेंगे हल्का जो मुन्ना महंगाई नाल परेशान हो गया तो नहीं देख पा रहा ना कि बॉय क्या करे। खैर, लेकिन महंगाई की तो बात कर ही रहे थे। आपको पता है इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है, ठीक है, हमने आपको परेशान तो कर दिया, पर देखिए हालात भी ना बड़े अच्छे लगते हैं अगर हम खूबसूरती के साथ और अच्छी स्किन के साथ फेस करें। कैसे करें भाई, इतनी गर्मी अभी जो बढ़ गई है, ऐसा तेल निकल रहा होता है, मतलब कुओं से तेल नहीं निकल रहा, गाड़ियों के लिए तेल नहीं मिल रहा, लेकिन स्किन से इतना तेल निकल रहा होता है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैसे बाकी बात है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे ना, हेडलाइन में बात की कि लड़कियों को अब बड़ा देख बूझ कर बाहर निकलना पड़ेगा, तो लड़कियां नहीं, मर्द हजरात को भी, क्योंकि मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो जो बाइक चला रहे होते हैं, चले खवातीन तो सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, मुंह ढांप लेते हैं, लेकिन मर्द हजरात जो कि बाइक चला रहे होते हैं उनके लिए सोचे कितना मुश्किल है। बाहर लू चल रही है, इतनी बुरी धूप है, गर्मी इतनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि खवातीन को क्या करना है अपने चेहरे की कहते हैं क्या कहते हैं खुद निगहदाश्त के लिए, मर्द हजरात की भी बात करेंगे भाई। चलें जी, किससे बात करेंगे जनाब? और बात करने के लिए हर दिल अजीज हमारे बहुत ही प्यारे और न्यारे स्किन स्पेशलिस्ट, आप तमाम तो लोगों को बहुत पसंद है, डॉक्टर खुर्रम मुशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाको चौबंद चुस्त कपड़ों में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक है? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरा उससे रेलेवेंट चीज़ से स्टार्ट करूंगा। हमारे यहाँ क्या इशू है कि एक तो लोग दरख्त नहीं लगाते हैं,
देखिए डेफिनेटली पानी नहीं है, हालात खराब है, एजुकेशन नहीं है, सफाई नहीं है, गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं, एक और चीज भी है जी, लगाते भी हैं तो ऐसे कि जो पानी चूस जाए सर। बिल्कुल कराची में तो लेने के सारे देने पड़ दरख्त ही जाते ऐसे एग्जैक्टली नहीं, कि देखिए- जमीन से पानी चूस लेते हैं। देखिए वो है कि किसी हद तक, मगर देखिए अब लोग अपने तौर पे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमारी एक सोसाइटी में ये फैक्टर नहीं है। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप अपनी सफाई नहीं रखते, मतलब अपनी भी सफाई नहीं रखते, घर की भी। आप देखिए घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहे, कोई इशू नहीं है, नाले बह रहे हैं। अच्छा, और मैं देखिए जहाँ बहुत महंगाई आप बात कर रही हैं, बड़े बड़े जो बिलियनर्स है, ठीक है, आप उनके घर देखें, इतने ज़बरदस्त, पूरा उनका पूरा गैरेज का एरिया बाहर अच्छा ग्रीन और ये वो, और पूरा नीचे तक बना, और आगे सड़क टूटी हुई। अरे भाई थोड़ा सा पोर्शन यार मिला लो पैसे। मैंने एक एरिया में अभी देखा, हिल पार्क के पास PSHS में, पूरी एक अच्छा बहुत वेल टू डू लोग हैं, तो उन्होंने पूरी रोड खुद बनाई है अपनी लोगों को जगह। चाहिए, ये चीजें हमें भी करनी चाहिए, लेकिन अभी जैसे आप बात करें दरख्त लगाने चाहिए, वो ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जा रहे हैं और हमें इस पे काम करना है, लेकिन अभी जरा हम स्किन की तरफ वाले से बात करें ना, मतलब खुराम हम क्या कर सकते हैं ये बताएं। वो लोग स्पेशली मर्द हजरात जो सुबह दफ्तरों के लिए निकलेंगे, काम के लिए निकलेंगे, बाहर खड़े होते हैं, लड़कियां लड़के जो कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, क्या करें भाई? बेचारे सही कह रहे हैं, बेचारे लड़के जॉब पे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हम अच्छी शर्ट पहनते हैं, साफ सुथरी टाई लगाते हैं, हम जब ऑफिस में उतरते हैं मिट्टी मिट्टी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बड़ी आपको डेफिनेटली इसी के साथ रहना है। करना यह है कि आपको एक तो डाइट में अपनी सिंपल चीजें करनी है रोजाना। आप अच्छा, लोग कहते हैं जी हम मुर्गी ना कहेगा, मुर्गी महंगी होगी, और चीजें बताएं। नहीं मुर्गी नहीं खाएं। अच्छा, मुर्गी नहीं ठीक है। खाएं। अच्छा, लोग क्या पानी कहते हैं कि करने- जी पानी बहुत जरूरी है, ठीक है, आप घर से कुछ खाना लेकर जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग कहते हैं जी हम लोग दफ्तर में खाना खाते हैं, बिरयानी रोजाना खा रहे हैं, ठीक है, नहारियां कुन्ने खा रहे हैं, ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आप जितने भी मतलब हफ्ते में एक दिन आप रखें, वो जो ग्रीस वाले पराठे हम सुबह मंगवा के खाते हैं, देखिए वो वो भी हफ्ते में माइनस एक दिन होना चाहिए, ठीक है। जितनी सिंपल चीजें आप खाएं, देखिए एक तो आप पुरानी लाइफ की तरफ जाएं, फार्मर्स की जो होती है ना, किसानों की जो पुरानी स्टोन एज नहीं कह रहा मैं, मगर जो किसानों की जिंदगी है कि आपने एक तो मुशक्कर करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जब भूख लगे, पसीना आए, ठीक है, उससे आपकी स्किन, अच्छा पोर, लोग हर कोई आता है मेरे पोर्स बंद कर दें, पोर्स बंद नहीं हो सकते हैं, पोर्स कभी बंद नहीं हो सकते जी, बिल्कुल। तो वो पोर्स ना खुले, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी टिप्स जी। बता देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप रोजाना एक अपना जितनी दफा मुंह धो सकते हैं 2-3 दफा वो धोएं। आइस क्यूब ले लें, ठीक है, उसको मलमल के कपड़े में लेके डेफिनेटली वंस अ डे आइसिंग करें। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले आप क्या करें, एक छोटे से बोल में, एक छोटे प्याले में थोड़ा सा एक चुटकी पिंकी डालें, एंटीसेप्टिक होता है पिंकी के MnO4 पिंकी PINK। सही से स्पेलिंग ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है, दवाई मतलब एक हर्बल भी है। अब ये एंटीसेप्टिक है। आपने बोल लिया, उसमें चुटकी, ठीक है, 2-3 क्रिस्टल पिंकी डाली, उसको आप कॉटन से वाइप ऑफ करें, आपकी स्किन में पूरा दिन जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, आपकी जो 2 टोन की 3 टोन की यहाँ से डार्क हो रही है, यहाँ तो देखिए खुरम इस वजह से भी कि जो मर्द हजरात जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली जो बाइक चला रहे होते हैं और जब लू लगती है उनके चेहरे को, तो हमने देखा है, हम खवातीन की छाइयों की बात तो करते हैं, लेकिन जो बंदों के चेहरों पे जो बिल्कुल आगे छाइयां बन जाती हैं उस पर हम बात नहीं करते। तो ये छाइयां एक बार जब आ जाए जा सकती हैं, या इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया बिल्कुल जा सकती है। अच्छा, अब लड़कों की जो बता रही है ना, इसकी वजह पता है क्या है, कि कोई धूप वजह नहीं है, धूप है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, आपके खाने बैलेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वजह वो जाके ना फेशियल कराते हैं नाइयों से, तेजाब वाले लड़कों का ये बड़ा, वो कहते हैं जी मुझे फौरन गोरा कर दो, फौरन आप गोरे हो जाते हैं, और उसके बाद 1 मंथ के बाद आपकी ये हिस्सा पहले क्या होता है, पहले आपका पिंकिश होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर मरून होता है। क्या अपने ईमान से बताएं, क्या वो सिर्फ फेशियल है या फिर वो 4 क्रीमें भी जो लोग देखिए 4 क्रीमें वो तो तबाही है, मगर इसमें तो लिटरली तेजाब के बूंदे डालते हैं नाई, और मैं आपको बता रहा हूँ, और वो पहली लेयर उतार देते हैं ना, वो पहली लेयर उतार देते हैं, वो कहते हैं जी पीलिंग कर रहे हैं। वो पीलिंग, देखिए पीलिंग ऐसे नहीं होती, ये कोई छिलका नहीं लगा हुआ, ये पूरा देखिए पीलिंग जो होती है आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, आपकी स्किन टाइप क्या, आप खाते क्या, लोग समझते हैं जी सैलून में जाके जी, अच्छा आप अब जैसे मैं क्लिनिक में आप हाइड्रा फेशियल करता हूँ, ठीक है, पूरी आपकी स्किन केयर, वो कहती हैं जी वो तो मैं फलाने गुलाबो पार्लर से करा चुकी हूँ, फलाने पीलू पार्लर से करा चुकी हूँ। देखिए वो सैलून में सफाई होती है। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट, मैं कोई थेरेपी करता हूँ तो कहते हैं वो जो मैं सैलून में गई थी 1.5 घंटा उन्होंने चंपी की थी, देखिए वो मालिश हो रही होती है, वो मसाज होता है। ये आपका देखिए अगर आप यहाँ से पिंडी जाएंगे, ठीक है, गधा गाड़ी में जाएंगे,
तो 3 दिन लगेंगे, जहाज में जाएंगे 1.25 घंटा लगेगा, ठीक है। आप लोग पता है हमारी यहाँ क्वालिटी को अभी तक जो है ना वो नहीं समझते। खवातीन जो कि किचन में मौजूद होती हैं, जो किचन में काम कर रही थी, वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और फिर आपको पता है किचन भी हमारे छोटे छोटे से हैं, फिर वो जो भपके कीम की, तो वो क्या करें, ठीक है। बाहर जाते हुए तो सनस्क्रीन लगा लें, जब आप किचन में काम करें तो खवातीन क्या करें? देखिए सबसे सिंपल है, आप रोजाना मुंह धोने के बाद दूध की बलाई रोजाना, ठीक है, दूध की बलाई, उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा फिटकरी और हल्दी, ठीक है, पिंच, तीनों को मिक्स किया और पूरे चेहरे पे आप लगाएं फॉर हाफ एन आवर और उसी पे भाप लगने दें, उसी पे डस्टिंग लगने दें, उसे जाले साफ करें और उसके बाद आप उपटन से मुंह, फिर तो हम इशफाक जितने चिट्टे भी हो जाएंगे अगर वैसे अगर आप जैसे। मुझे एक बात बताएं कि वो बलाइयां जो अमोनिया जिसमें पता नहीं सर्फ और पता नहीं क्या क्या जिस दूध में डाला जाता है, तो वो बलाइयां चल जाएंगी? देखिए एक डिब्बे भी तो आ रहे हैं ना, टेट्रा पैक है ना, वो तो अलग से क्रीम्स मिलती है ना, उसकी क्रीम मिलती है ना, वो भी सेम इफेक्ट है, बलाई है ना, वो क्रीम बलाई है ना, ठीक है। उसके अंदर फिटकरी डालें और थोड़ी सी हल्दी डाल दिए, अच्छा उसके साथ काम, यानी कि मास्क बना के किचन में काम करना, पूरे चेहरे पे लगाया। अब आप किचन में जाएं, अच्छा वो जो स्टीम आ रही है ना, वो आपका नेचुरली फेशियल करेगी, फेशियल करेगी, चले जी, और आपकी ग्लो आ रही है और आप खूबसूरत। हुस्न मैं कहती हूँ, हुस्न में आप डूब जाएंगे। डॉक्टर खुर्रम बशीर और इशफाक जितने चिट्टे हो जाएंगे, और जब जाले उतारेंगे तो मुंह पे जो वो जालों का मवाद गिरेगा, हाय हाय हाय। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। जी जनाब, हस्बे मामूल हस्बे रिवायत 10:06 हो गए हैं और आपके साथ अब तारुफ दोबारा से करवा देते हैं। इतने अरसे बाद बच्ची आई है, लोग पहचाने ना पहचाने, मेरे कोई 200 फॉलोअर बढ़ गए हैं और इनके फॉलोअर्स की तादाद हज़ारों में बढ़ती है। मतलब एक बंदी 3 महीने तक टीवी पे नहीं आई, उसके बावजूद छोटी सी पोस्ट, इसके ऊपर वाह इतने सारे लाइक्स, ये वो, और हम यहाँ पर त्रा निकल गया, हमारी मतलब दम निकल गया सारा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। तो फॉलो मी ऑन, वैसे एक्चुअली डोंट फॉलो मी, लेकिन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, जहां आपको मिले प्लीज फॉलो हिम, प्लीज। हाँ, सिर्फ फॉलोइंग तक रहें, फ्रेंडशिप की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, ही कैन नॉट फ्रेंडशिप विद यू, नॉट एनीमोर, नॉट एनीमोर, फुल स्टॉप लग गया है जनाब इनका। तो अच्छा जी, शो में तो हमारा फुल स्टॉप नहीं लगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे शो को और हमारी बातों को फुल स्टॉप लगे, क्योंकि ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम आपके के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कुछ आपका दुख दर्द बांटें और आपके दुखों का मदावा करने की भी कोशिश करें। एक चीज़ है, लेकिन यार मसला ये है कि रमज़ान के बाद एक चीज़ मैंने देखी है कि अभी तक वो रूटीन उस तरह से नहीं बन पाई, यानी कि सुबह उठ के आप पार्क जाएं, ये करें, क्योंकि रमज़ान में शो की टाइमिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। हमारी 4 से 6 के टाइम पे इस दफ़ा यू मिस्ड इट, लेकिन उससे हट के अभी जो है वो थोड़ा सा वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आने में टाइम लग रहा है। आपको भी वैसे टाइम लग रहा होगा? मैं या सुबह उठ रही थी आप? मैं तो सुबह सोती 7 बजे थी ना, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे टाइम पे उठ जाऊँ। तो आज मैं माशाल्लाह से 3 घंटे की स्लीप लेकर आई। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, बहुत जब हम नींद पूरे होने पे लेक्चर देंगे, किस मुंह से लेक्चर देंगे हम लोगों को, कि जिसके अंदर हम सहर खेजी के उनको फवाइद पे लेक्चर देंगे, 8 घंटे की नींद पूरी करने पे लेक्चर देंगे। लेकिन आपको पता है नींद 6 घंटे भी हो जाए तो दैट इज फाइन। हम किसी दिन नींद के वाले से भी शो करेंगे कि अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, हालात आपके दिमाग आपका चलता रहे। तो टॉप स्टोरीज। आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोशिशें, ARY न्यूज़ को हदफ बना लिया गया। केबल ऑपरेटर्स को नशियात में रुकावट डालने की हिदायत। नशियात की बंदिश या पोजीशन तब्दील की जा रही है, सहाफती तंजीमों की जानिब से मजम्मत। माहौलियाती तब्दीली के तबाह कुन असरात, पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क भी शदीद गर्म मौसम की लपेट में। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, सैलाब का खदशा, 1 अरब से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। माहिरीन ने मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। और वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन काउंसिल्स कामयाबी के बाद सूबे की तरक्की के लिए सरगर्म। खवातीन ने मर्दों के मुकाबले में ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अच्छा जी, की गल करिए भाई। बात ये है कि हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि आपका यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, यू हैव राइट टू, मतलब
राइट टू इन्फॉर्म तो है ही, लेकिन एक्सप्रेस भी और आज़ादी इजहार की हम देखते हैं कि हर पार्टी जो है सवाल से बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, स्पेशली व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, है व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, तो बात करते हैं कि जी आज़ादी इजहार पे किसी भी किस्म की कतगन हमें कबूल नहीं होगी, लेकिन होता नहीं है। हाँ। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ARY न्यूज़ को टारगेट बनाया जा रहा है। केबल ऑपरेटर स्पेसिफिकली बहुत सारी जगहों पे तो ARY न्यूज़ दिखाते ही नहीं हैं, और बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि वो ARY जो कि पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा होता है, वो अब तकरीबन 80-70, और आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास ऐसा टीवी जिसपे 70 से आगे चैनल्स ही नहीं आते। ये हमारे पास भी एक ऐसा टीवी हुआ करता था जी। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि भाई मैं सिंपल सी एक बात पे यकीन रखता हूँ कि न जाने हुकूमत में आते ही वो तमाम जो चीज़ें जो हैं वो शायद कोई ऐनक अलग होती है, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहन लेते हैं तो उससे दुनिया में डिफरेंट दिखाई देती है, कई रंगीन ग्लासेस भी होते हैं जिससे दुनिया रंगीन दिखाई देती है, और कई ग्लासेस ऐसे होते हैं जिससे दुनिया संगीन दिखाई देती है। तो पॉइंट ये है, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत में आने के बाद तरजीहात चेंज हो जाती हैं, जो पहले बर्दाश्त होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। और वैसे ही हम देख भी रहे हैं कि ARY न्यूज़ को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो तो चलें तनकीद कर लें आप, लेकिन ये जो हरकतें हैं कि नोटिस भिजवाना, फिर उसके बाद कभी नंबर चेंज कर देना, कभी ऑफ एयर करवा देना, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट थिंग बड़ा। और इस तमाम तर सूरत हाल पर फ़ारूक हबीब ये कह रहे हैं कि आज़ादी इजहार का बार बार जो स्पेसिफिकली जो अलमबरदार भी बन रहे थे और बार बार तस्करा करने वालों को अब क्या सांप सूंघ गया है कि इस हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये एक फैशिस्ट हुकूमत है, ये चाहते हैं कि हर उस आवाज को दबा दिया जाए, हक और सच की आवाज हो। ARY के वो चैनल को ब्लैकआउट किया जा रहा है, तो ऑपरेटर्स को ये कहा जा रहा है पिछले नंबर्स पे डाल दिया जाए कि जितने ओछे हथकंडे हैं उन हथकंडों से ये आवाम की आवाज को दबा नहीं सकते। ये अब एक पाकिस्तान की तहरीक है। लोग हकीकी आज़ादी के लिए इस तहरीक में इमरान खान के साथ हैं। जो चैनल को बंद करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं वो सब जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। ऑल राइट जी, तो अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे इसकी क्या किया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ती तंजीम PFUJ के साबिक़ सदर अफजल भट्ट साहब, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सुबह सुबह आपका खैर मकदम करेंगे हम अपने शो बाखबर सवेरा में, और ये ज़रा बताइएगा कि ये आखिर क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और ज़ाहिर है कि एक अचानक ही हुकूमत मिली है, तो ऐसे में इस तरह के इक़दामात और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना, कभी नोटिस, कभी धमकियाँ, कभी उसके बाद केसेस खोलने की धमकी, कभी केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए आगे पीछे कर देना, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया अशफाक सत्ती और मुदिया नकवी साहब। सुबह सुबह चाहिए तो ये था कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग किसी खुशगवार मौजू पर बात करते हैं, ताकि सोसाइटी में जितनी घुटन है, जितना टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, ऐसे ही है, बहुत हम बैठ कर तो अच्छा पैगाम देते हैं। लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आज हम बेसिकली जो अवाम का बेसिक राइट है राइट टू नो, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रेस, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ज़रूर बात करूँगा कि हम प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद क्यों करते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि शायद ये ARY पर अटैक जब होगा, जब किसी और चैनल पे अटैक होगा, तो ये चैनल अपने बेनिफिट के लिए प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। इसी तरह या तो ये समझा जाता है कि PFUJ, RFJ या नेशनल प्रेस क्लब से वाबस्ता जो जर्नलिस्ट हैं, शायद जब प्रेस फ्रीडम की बात ये उस वक्त करते हैं जब इनके रोज़गार पर अटैक होता है। तो इसलिए एक आम शहरी को ये बताने की ज़रूरत है कि जब हमारे रोज़गार की जद्दोजहद होती है वो अलग है, प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद बिल्कुल अलग है। और प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद आम शहरी के लिए है कि जब पीपल्स राइट टू नो की बात आती है जी कि पाकिस्तान के शहरियों का ये जानने का हक है कि उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या काम कर रही है, अदालतें क्या काम कर रही है, ये पूरी स्टेट कैसे चल रही है। जब ये हक पाकिस्तान के आम आदमी से छीना जाता है, जब आपको और किसी जर्नलिस्ट को रोका जाता है कि आप वो खबर मत दें कि पाकिस्तान के आम शहरी को पता चल सके कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो फिर PFUJ प्रेस फ्रीडम की बात करती है कि आप आम शहरी के इस हक पर जो डाका डाला जा रहा है, कैसे बात की जाए कि मौसर अंदाज में मैसेज आए, ये बताएगा। क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि चैनल की बंदिश है और ये बहुत सारे इलाकों में है, बहुत सारे शहरों में है, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे बंदिश नहीं की गई वहाँ पे
काफ़ी आगे के नंबरों पे जो है वो चैनल को फेंक दिया गया है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारे पास अभी भी वो टेलीविज़न घरों में मौजूद है, मोस्टली घरों में ऐसी हैं जो 70 से आगे तो चैनल से नहीं दिखा पाता। तो ऐसे नंबरों में फेंक देना, यहाँ पे PFUJ कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक तो ये बड़ा पुराना हथकंडा है पैमरा का भी, हुकूमतों का भी, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसमें जाने वालों से कभी कोई सबक नहीं सीखता। हर आदमी अपना नया तजर्बा करने की कोशिश करता है। ऐसा ही है। तो इसलिए मेरी पैमरा से भी ये रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने पहली हुकूमतों को आप देख लें कि किसी चैनल को आगे पीछे करने से उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि जब प्रेस फ्रीडम की बात होगी, जब आप सारी ये जद्दोजहद, मैं मरियम औरंगजेबा साहबा को मुखातब करके कहूँगा कि उनकी गुज़श्ता 4 साल जो है वो हमारे साथ हर फुटपाथ पर मौजूद थी। हम पिंडी के फुटपाथ पर थे, वो प्रेस फ्रीडम के लिए हमारे साथ थी। हम इस्लामाबाद में थे, वो हमारे साथ थी। पार्लियामेंट के बाहर थे, हमारे साथ थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे बात थी। और जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए थे, ये पिटीशन लेकर वहां पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में अगर आज ARY के साथ ये ज्यादती हो रही है तो मेरा ख्याल ये है कि फिर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। ऐसा ही है। इसलिए मैं, क्योंकि अभी ARY की जो कल उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में जो बात की थी, उन्होंने ये दावा किया था मरियम औरंगजेब साहबा ने कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की और पाकिस्तान के किसी जगह पे ARY बंद नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने रात को अपने घर जाकर देखा मेरे घर में तो आ रहा था, लेकिन जो ARY पे टिकर चल रहा था किन किन शहरों में ARY को बंद कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के मोस्टली इलाके ऐसे थे जहां से ये शिकायत थी कि या तो इसका नंबर चेंज कर दिया गया है, ये केबल ऑपरेटर का एक रवायती हरबा होता है, हथकंडा होता है। बट साहब, हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि अगर आपके पास चैनल नहीं आता तो हम YouTube पे जाके भी चैनल जो है वो देख सकते हैं। तो एक ऐसे टाइम में जाके रोकना आपको नहीं लगता, जब लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी भी मौजूद है, वो ज्यादा लोगों के साथ जुल्म है? अच्छा, ये पता क्या है मदीहा, ये सिर्फ अब की दौर की बात नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली जब अयूब खान का दौर था तो उनके खिलाफ एक मूवमेंट चली, तो वो भी अपनी मीटिंग में कहते थे, उस वक्त टोटल 3-4 अखबारात थे। उनका कहना भी ये था कि ये सारा जिम्मेदार जो है वो मीडिया इस बात का। जब उसके बाद आज वंस अगेन जब जनरल ज़िया-उल-हक का पीरियड आया तो आपको पता है कि उस वक्त तो इतना बड़ा सेंसरशिप लगी कि अखबारात ब्लैंक आते थे, जर्नलिस्टों को कोड़े भी लगे। वो भी यही समझते थे कि शायद पाकिस्तान के जो उनके खिलाफ तहरीक चल रही है, जो मूवमेंट बन रही है, और बट साहब अखबारात में दिखाई भी दूसरे तरह के जाते थे, उनकी सुर्खियां चेंज करके दिखाई जाती थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब। तो इसी तरह जब हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे थे तो वो भी यही समझ रहे थे कि ये सब कुछ मीडिया क्या है, और उन्होंने सारे टीवी चैनल बंद भी कर दिए। इमरजेंसी याद है सर आपको 2007 की? बिल्कुल, वो सारी तहरीक आपको भी याद होगी। बिल्कुल याद है। तो इसलिए हम हमेशा हर हुक्मरान से ये कहते हैं कि मीडिया जो है इसका किरदार एक आईने का होता है। ऐसा ही। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक नई रिवायत चल गई है कि अच्छे भले वक्तों में ये होता था कि जब आप किसी को आईना दिखाते थे तो उसका मतलब ये होता था कि अगर आपके चेहरे पे कोई दाग लगा है, धब्बा लगा है, तो आप वो साफ कर लें ताकि आप दुनिया के सामने जाएं तो आपका चेहरा जो है वो साफ नजर आए। लेकिन अब नया ट्रेंड चल निकला है, अगर आप किसी को आईना दिखाते हैं तो आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, तो वो चेहरे पे दाग धब्बा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। जिसके नतायज कभी भी अच्छे नहीं कोई खास रिपोर्शन सामने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देखें कि आईना तोड़ने की कोशिशें की जाती हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब लोग ज़ाहिर है कि अब लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, लोग इस बारे में आगाही भी रखते हैं। तो आगाही वैसे हर मामले में होनी चाहिए। एक तो ये है कि हम एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मदिया हम अक्सर और बेशतर बात करते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसके नतीजे में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और उसके हमारे ओवरऑल जो चीज़ों पर इम्पैक्ट है, माहौल पर, चीज़ों पर पड़ने वाले असरात के हवाले से हम बहुत बात करते हैं।
और जाहिर है कि इसके हवाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सती, सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पता क्या है कि हमने क्लाइमेट चेंज पे अब बात करना शुरू की है। 3 साल पहले, 4 साल पहले जो विजन वाले लीडर्स थे वो बहुत अरसे से इस पे बात करते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ तहरीके इंसाफ की अपील पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली को वजीर आला पंजाब का हलफ उठाने का हुक्म दिया था, जिस पर सिप्तैन खान समेत 17 अरकान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। और आबिद खान हमें तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। जी बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में तहरीके इंसाफ की जानिब से हमजा शहबाज की जो हलफ बर्दारी के हवाले से सिंगल बेंच का फैसला था, उस फैसले पर जो है समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस सदाकत अली खान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम शामिल हैं। सिंगल बेंच ने जो है वफाकी हुकूमत को ये मामला भेजा था और स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत की थी कि वो जो है वो हमजा शहबाज का हलफ ले। इस हवाले से इसके खिलाफ जो है वो तहरीक इंसाफ के सिप्तैन खान समेत 17 अरकान असम्बली ने जो है इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी और 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मामला भिजवाया था और ये सिफारिश की थी कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, चूंकि अहम नोयत का मामला है, लिहाजा इसकी समाअत के लिए लार्जर बेंच होना चाहिए। इस पर जो है अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है। अभी तक चूंकि डेट तो नहीं निकली कि डेट कब इसकी जो है वो समाअत की जाएगी, तब समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। मैं ये भी बताता चलूं कि सिंगल बेंच की जानिब से जो सदर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ रिमार्क्स के मुतालिक जो पैराग्राफ था, 2 रुकनी बेंच ने वो पैराग्राफ भी मुअत्तल कर रखा है। ऑल राइट। सही, बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब ज़रा हम आपको एक खबर दें कि भाई जो हुकूमत के आते एक ऐलान किया गया था कि देखें जी, ये होती है हुकूमत और डॉलर की कदर जो है वो नीचे आई थी, अब वो मामला चेंज होते जा रहे हैं। अब इंटर बैंक में रुपया मजीद गिर गया है और डॉलर 82 पैसे महंगा होने के बाद 187 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और ये इंटर बैंक है। ओपन मार्केट में क्या हिसाब होगा वो तो बताते हैं आपको कि 188 रुपये 45 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है, यानी कि फिर गल बद गई है मुख्तारिया, 190 तक जा रहा है मामला और अल्लाह रहम करे आगे चल के। तो ये रुपया मज़ीद डिप्रिशिएट हो रहा है और इसके ज़ाहिर है कि हमारी हर चीज़ पे असरात मनफी तौर पर ही मुरतब होते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले ही रोज़ मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है और मंदी के बाइस 100 इंडेक्स 44,539 पॉइंट्स पर इसकी ट्रेडिंग जारी है। अच्छा, एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक, जहाँ पर शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शेख रशीद को रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार किया कि जुलूसों में कहा जाता है कि रात 12 बजे अदालतें खोली गईं, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि उन्हें अदालतों पर एतमाद है और अदालत ने हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए थे और दरखास्त गुजार शेख रशीद अदालत में जब पेश हुए तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जरा रोस्टम पर आ जाएं। चीफ जस्टिस ने बेरामी का इजहार करते हुए शेख रशीद से कहा कि क्या अदालतें आज़ाद नहीं है, जो कि पीटीआई के जलसों में रात 12 बजे अदालतें खोलने के हवाले से तकारीर किए जाते हैं, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि मुझे इत्मीनान है और मैं सोच कर आया हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक दिन का वक्त ले लें, शायद आप जो है जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं। अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं जो केस में आपकी मुंतकिल कर देता हूँ ताकि आपको इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो सकें। हम अगर रात 12 बजे बैठते हैं और 2014 का हवाला दिया था कि पीटीआई के वर्करों को जब गिरफ्तार किया गया था तो रात 11 बजे भी अदालत ने उनको इंसाफ दिया और उनको रिलीज कराया था, जो है शायद आपके वकला को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने एक और भी पैगाम दिया कि आप जो इमरान खान से पूछ लें कि हर जो है जलसों में जो अदालतें खोलने के हवाले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तकरीर में जो है वो शामिल होता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें सबके लिए हैं और यहाँ पे अहम नौयत के केसेस ज़ेर समाअत हैं, बलूच स्टूडेंट के अलावा और दीगर जो असास नौयत के केसेस हैं जो कि आप लोग तकारीर में जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद लोगों का जो इत्मीनान अदालतों पर जो है उड़ जाए। अदालत ने हनीफ अब्बासी को जो है नोटिस जारी किया और वजीर आजम को हिदायत की है कि जो है आप अपनी फैसले में नजरसानी कर लें। अदालत ने समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। शुक्रिया आपका जहांगीर असलम, आपने हमें तफसीलात दी।
और अब हम ज़रा बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। वो लीडर्स जो कि विजनरी हैं उन्होंने हमेशा से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की और वो एक डेकेड यानी कि एक दिहाई पहले से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें। हम भी जब पहले क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते थे तो लोग कहते थे कि क्या फॉरेन टर्म इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या अंग्रेजी इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हो। जब होगा देखा जाएगा। कौन से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें कि जब हम बात कर रहे थे कि जी प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल ना करें, ये ऐसे इस्तेमाल ना करें, ये चीज़ें यूँ ना करें, तब लोग सुनते नहीं थे। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की बात करते थे कि वो हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं होता था। जब आएगी देखी अच्छा जाएगी। फिर यह है कि बेवक्त बारिशें होना, उस पे लोग खुश होते थे। अच्छा ये सारा एक निज़ाम है जो कि मतलब एक साइकिल है, उस साइकिल सही तरीके से ही चलता रहे तो बेहतर है। अब वक्त पर कम बारिश होना ये भी ठीक नहीं है, वक्त पर ज़्यादा बारिश होना भी ठीक नहीं है, वक्त से पहले बारिश होना भी ठीक नहीं है, वक्त के बाद बारिश होना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम तर चीज़ों में आपके लिए और हमारे लिए बहुत सारे सवालात हैं कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो क्लाइमेट चेंज पर आपको और हमें मिलकर काम करना है। अभी आपने कल देखा कि कैसे हसनाबाद ब्रिज जो हुंजा का ब्रिज है वो किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में ये इतना बड़ा मजबूत ब्रिज, क्योंकि ग्लेशियर पिघला और जब पानी का बहाव वहां आया तो किस तरीके से ब्रिज जो बहुत बड़ा ब्रिज है और ये कंक्रीट का ब्रिज है, आप जिसको देख सकते हैं। लेकिन पानी का रास्ता कोई रोक सका है कभी? ये भी तो देखो कौन रोकेगा। ये पानी आप देख रहे हैं ये किस बहाव के साथ आ रहा है और इतने बहाव से आके इसने इतना बड़ा ब्रिज गिरा दिया। एक चीज है वैसे आपको लिटरली आप कभी दरिया के पास से गुजरे या ऐसी सिचुएशन से गुजरे जो खौफ पानी से आता है आपको, वो जिस तरीके से ठाठे मारता है वो ये पानी गुजरता है, उसकी तबाहकारियों का एक लेवल ही अलग है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? का खौफ और है। बिल्कुल। अब ये ग्लेशियर्स हैं, अब देखें ग्लेशियर्स का भी एक निज़ाम है। आप ये सोच रहे होंगे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, भाई बात ये है कि जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ये बेसिकली आपके लिए वाटर सोर्सेज बर्फ पिघलेगी, पानी आएगा दरियाओं में, फिर उसके बाद आपका ज़िंदगी का निज़ाम चलेगा। लेकिन आप सोचें कि ज़्यादा गर्मी होगी, पानी ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। हाँ, जो ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा बर्फ पिघलेगी, ज़्यादा पानी आएगा। ज़्यादा पानी आएगा तो फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। फिर यह है कि आपके जो रिजर्व्स हैं ये ग्लेशियर्स की सूरत में ये भी खत्म होंगे। पूरा इकोसिस्टम इससे मुतासर हो रहा है। तो इसके ऊपर और क्या मैं रोशनी डालूं अपने तई, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। और ओवरऑल ये साल आपको पता है पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत सारा भारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने जा रही है और फिर ये गर्मी बढ़ते हुए मौसम की तब्दीलियां हमें बता रही हैं कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात रफ़ीउल हक साहब हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम वक्तन फ़वक्तन उनको दावत देते रहते हैं कि आएँ, थोड़ा सा हमारी आगाही में इजाफा करें, लोगों को बताएं, हमारी पॉलिसी मेकर्स भी आपकी बात सुने और कुछ समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया आपका। आपने बड़े बर वक्त और मौजू जो है वो बड़ा हॉट है, क्योंकि ये वो मसाइल हैं कि जिससे अवाम उन्नास का डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आपने ये देखा कि शिद्दत जो है वो दर्जा हरारत की हुई, इसका जो बिहेवियर है वो शुमाल में कुछ है और जुनूब में कुछ है। हाँ। आपकी रिपोर्ट्स चल रही हैं मुसलसल कि जुनूबी ख़ित्ता जो सिंध का है ये पानी की किल्लत का शिकार है जी। आप ये देखिए कि ये कुदरत के बाद और उसके अलावा ये दर्जे हरारत ये शिद्दत जो बढ़ी तो इसके नतीजे में ग्लेशियर जो हैं वो पिघलना शुरू हुए। ग्लेशियर की मौजूदगी भी एक ब्लेसिंग है और उसका पिघलना भी एक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जैसे इन्होंने अगर प्लानिंग की हो तो कि जब ये पिघलेगा पानी होगा कहाँ के आएगा। दुरुस्त फरमाया। मैं इस चीज़ में इस तमाम बुरे सूरत हाल में एक चीज़ जो मेरे लिए काबिल इत्मीनान है कि 15 मकानात की तबाही तक ये मामला महदूद रहा, कोई जानी नुकसान ना हुआ। तो ये चीज़ जो है ये एक अच्छी निशानदेही करती है कि कुछ तो है जो तैयारी है। दूसरे ये कि बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी। आपने 2005 का ज़लज़ला, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इससे बहुत इंसानी अलमिया बनने का इम्कान होता है। तो इसके लिए हम जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग मौजूद हैं, हमें सही मालूमात की फराहमी जो है ना वो बहुत अहम है। अब 2005 की मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि वहाँ ज़लज़ला आया तो लोग जो हैं लोगों ने बहुत दिल खोल के मदद की, लेकिन मदद की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी शायद वो पूरी नहीं हुई। किसी ने बहुत सारे कपड़े भेज दिए, किसी ने कहीं पर खाने की चीज़ें भेज दी, तो चीज़ें मिसमैनेज हुई। मैं यहाँ मेरी नज़र से ये मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, हसनाबाद के बारे में एक सिचुएशनल रिपोर्ट मेरे
मेरी नज़र से गुजरी और वो एक गैर सरकारी इदारे ने बनाई। मैं इस बात से बहुत मुतासिर हुआ कि 7 तारीख को कोई हादसा होता है और 8 तारीख को वो सिचुएशनल 4 पेज की है सिचुएशनल रिपोर्ट, उसमें ये बता दिया गया कि ये नुकसानात हुए हैं और ये ज़रूरत है। इतनी जल्दी इसका तखमीना लगाना भी खैर बड़ी अजीब बात है, बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, अगर निज़ाम हो या अगर आप किसी रूटीन के आदी हो जाएं, वहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कुछ तरक्याती तंजीमों के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स ने वो रेडीनेस का लेवल, ये एक लिटमस टेस्ट है, मगर अगर इसका स्केल बढ़ जाएगा सर। लेकिन एक और चीज़ भी है ना कि एक तो ये है कि नुकसानात कम हुए, लेकिन उसके बाद दिस मे जस्ट बी द फर्स्ट स्टेप पहले टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि हम एनडीए में समेत बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनकी हम बात करते हैं। आपको पता है कि 2005 के ज़लज़ले का आपने तज़किरा किया, तो उसके बाद ही ये वजूद में आए। लेकिन एक चीज़ होती है कि कोई हादसा हो जाए, उसके बाद आप टेंट वगैरह सारी चीज़ें लेके वहाँ पर पहुँच जाएँ। एक चीज़ है कि उसके सद्देबाब के लिए पहले से कुछ इक़दाम किए जाएँ। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसके अंदर पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है? आप इसकी बात कर रहे हैं, वो अताबाद झील याद है आपको जब ये बनी थी तो उस वक्त कितने अरसे तक मीडिया पर हम लोग ये बात करते रहे कि भाई ये टूटी तो क्या तबाहकारियाँ होंगी, उसका टूटना एक डैम के टूटने के बराबर होगा और वो क्या तबाहकारियाँ अपने पूरे रास्ते में। तो इनसे निमटने के लिए, इनकी पेशबीनी के लिए क्या कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो एक हॉट इशू है, जो मुख्तलिफ अखबारात में भी इसका तज़किरा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का होना। पहले हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट, बड़ी अच्छी बात है कि कौमी पॉलिसी मौजूद है। इसको हमने डिवॉल्व किया था 4 सूबों में। हमने जब ये मालूम किया तो पता लगा कि केपी में जो है चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आगे चली गई हैं। पंजाब और सिंध में इतनी आगे नहीं गई, बलूचिस्तान यकीनन बहुत पीछे है। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि देखिए सबसे, अब मैं आपकी बात सॉरी कट कर रही हूँ, लेकिन जब हम बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन, दुनिया भर में जब इलेक्शंस होते हैं तो जहाँ वो हेल्थ के हवाले से बात करें, फिर वहाँ के बड़े लीडर्स आपस में क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात कर रहे थे, लेकिन समहाउ पता नहीं हमने क्यों अपनी तकारीर में क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं से जिक्र ही नहीं सुना, जिसकी वजह से आम आवाम को पता ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज रियल, ये ग्लोबल वार्मिंग मसला क्या है। क्योंकि देखें आगे के बारे में ये कहा जाता है कि आगे जैसे पानी की किल्लत होती चली जाएगी तो अगली जो जंग होगी, बड़ी जंग, वो पानी पर होगी। सो क्यों नहीं उस पर काम करें, क्यों नहीं लोगों को अवेयरनेस दी जा रही, क्यों नहीं जुमे की खुतबात में बच्चों को अब बड़ी बड़ी जगहों पे लोगों को बताया जाए कि क्या करना चाहिए। बहुत उम्दा आपने ये पहलू जो है वो जब उजागर किया। यकीनन अब इसकी शिद्दत से ज़रूरत है कि इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मामलात ऐसे आ गए हैं। आप सिंध में देखिए कि लोग पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इससे बहुत सारे सवालात, बहुत सारी मैनिपुलेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, उसको मुख्तलिफ रंग देने की कैफियत हो जाती है। लेकिन जब इंसान के ऊपर कोई चीज़ पड़ती है, मैं समझता हूँ कि हमें ग्रास रूट लेवल पर, यानी टाउन और यूसी लेवल तक इसकी रेडीनेस होनी चाहिए, इदराक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है सर, जैसे हमारा गांव है, वहाँ पर पहले मेरे बचपन में मैंने एक चीज़ नोट की थी कि वहाँ पर ज़मीन से पानी उबलता था, चश्मे निकलते थे। मैंने खुद अपनी मिट्टी हिलते हुए नीचे से पानी, अच्छा पहले उसका कोई हल नहीं था, वो छोटी छोटी बावलियाँ उन्हें कहा जाता था, वो बना के पानी को स्टोर किया जाता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया कि रिजर्वायर्स बनाए छोटे, वो गांव के लिए, फिर पाइपलाइंस बनाई, यानी कि पानी जो लोग घड़े और वो क्या नाम है उसका गागरें लेके ख़वातीन जाया करती थी, उस वक्त लोगों के घरों तक सप्लाई हुई और पानी सेफ भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पोटेंशियल है, वहाँ पर भी पानी इस तरीके से ज़मीन से निकलता है, जिन जिन इलाकों में, मतलब जगह जगह से पानी उबल रहा होता है, चश्मे उबल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, पानी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, ज़ाया होता है पानी। क्या किया जाए? दरअसल ये बहुत आपने बहुत उम्दा सवाल किया। एक कौमी पॉलिसी लिखने के टीम का हिस्सा था मैं, लिखने के लिए मौका मिला, नेशनल वेटलैंड पॉलिसी। तो जब हमें शुमाल और जुनूब में एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा था, तो शुमाल में जब हमने लोगों से पूछा कि आप जुनूब में कितना पानी जाना चाहिए, तो उनका एक बड़ा खुदगर्दाना जवाब था, जो हमारी ज़रूरत से बच जाए। और ये चीज़ जो है ये अनअवेयरनेस की वजह से है कि पानी को अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली रिटेन भी करेंगे तो उनके लिए भी नुकसानदेह है।
ये साइकिल है जिसको कि चलते रहना चाहिए। जैसे दरिया में एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हम 23 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया करते हैं दरिया से। जी 33 मिलियन एकड़ फीट नहीं, ये ज़ाया नहीं होता। हाँ, ये उसके लिए ई फ्लो एक लफ्ज़ है कि इकोसिस्टम जो उसके अंदर मौजूद है उसको भी बरकरार रखना, वरना तो समुद्र न जाने कहाँ तक पहुँच जाए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ जो है ना इसकी तथहीर की बड़ी अशद ज़रूरत है। क्या प्यारी बात की, इसकी तथहीर की ज़रूरत है। ये दिमाग हमारा ज़रा साफ हो और इसके बाद फिर हम और बहुत सारे अहम इश्यूज़ के वाले से बात करें, क्योंकि देखें क्लाइमेट चेंज पे अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी अपनी एग्जिस्टेंस जो है आप वो खतरे में पड़ सकती है, वो खतरे में पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया जी सर, हमारे साथ मौजूद है। और अभी हमारे पास एक अहम खबर आपके साथ शेयर करने के लिए है। जैसे आपको मालूम है कि जामिया कराची में खुदकुश धमाका हुआ था, नहायत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट। उसके वाले से अपडेट ये है कि चीनी बाशिंदों की लाशें छीपा सदखाने से रवाना कर दी गई हैं। चीनी बाशिंदों की लाशों को प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया गया है। नज़ीर शाह मजीद बताएंगे, बताइएगा जी। बिल्कुल, देखें कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुशी धमाके में दो चीनी खवातीन समेत 3 अफराद जाबाज हुए थे, जिनकी लाशें छीपा सद खाने में रखवाई गई थी, जिनको अब से चंद मिनट कबल सरकारी एजाज के साथ यहाँ से रवाना कर दिया गया है। रेंजर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज और दीगर भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, जिनको शारा फैसल से होते हुए मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त हम इन जो ताबूत जो लिए जा रहे हैं इनके साथ ही हैं और ये इस वक्त नुमाइश सुरंगी क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से इनको गोलीमार में जो शमशान घाट है वहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर चीनी आला हुकाम मौजूद है और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जहाँ पर इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और इस धमाके में 4 अफराद जाबाग और 2 रेंजर्स एहलकार में 4 जख्मी हुए थे, जिनमें से 3 चीनी बाशिंदों की लाशें छीपा सदखाने में मौजूद थी, जिनको अब यहाँ से रवाना कर दिया गया है और कुछ देर बाद इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑलराइट जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। क्या बात है जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और मुझे अपने टीवी पे आने में बड़ी खुशी होती है। बंदा देख के मतलब तबीयत खुश हो जाती है, इधर देखे ही ना बंदा साइड पे। लेकिन बात क्या करें, वो एक शेर, इतने आप हुस्न परस्त हैं, आपको अपना आप खुद परस्त हूं। मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, मेरे साथ भी मैं ही हूँ। तो खुद पसंदी की इंतहा अपनी जगह, लेकिन एक जो है वो शेर जो हर जगह आप सुनते हैं और उसका पहला मिसरा ही सुनते हैं क्या? या दूसरा होता है पता नहीं, ये तो हमें याद भी नहीं रहा। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ, बस यही इतना भारी फिक्र है ना कि हम गाली मुक गई, ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि इससे पहले क्या था, इसके बाद में क्या था, क्योंकि हम कहते हैं फैक्ट यही है भाई, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, खवातीन ना हो तो जनाब ये दुनिया आपको सोचें कितनी आपको फीकी लगेगी, ब्लैक एंड व्हाइट लगेगी, अकेले तो फिर रहे होगे, सोचें गाने ही नहीं बनेंगे, गाने ही नहीं बनेंगे, शायरी करना छोड़ देंगे, क्या करेंगे, शीशे के सामने खड़े होके पौधों को सुनाएंगे, पौधे मुरझा जाएंगे हैं, कहेंगे ये कौन सी शायरी है भाई। हाँ भाई, खवातीन ना होती तो वो उसकी भी नौबत ना आती, क्योंकि आप भी इस दुनिया में ना आते। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो इलाके जहाँ पर हम ये कहते थे जी खवातीन जो हैं उनको अपने राइट्स का इतना मालूम नहीं है। अब पाकिस्तान के वो इलाके जिसमें स्पेसिफिकली कबायली इलाका जहाँ भी आते हैं, वहाँ की भी खवातीन जो हैं उनको मालूम है कि उनकी क्या राइट्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीली आना शुरू हुई है। अभी रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए जिनमें देखे खवातीन निकली हैं बाहर। ऐसा है, और एक और चीज़ भी थी कि आई रिमेंबर कि मुझे एक खातून का जो है वो तस्वीर ज़ाहिर लगती है, या वो मतलब जो उनका अलॉट होता है सारा कुछ, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ज़ौजा फलाना, मतलब उनके शौहर की तस्वीर उस पर लगी हुई थी। ये पता है आपको? एक खातून के इसी तरीके से उसमें हुआ ये कि उनके शौहर की तस्वीर लगी हुई थी, तो उस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे ये हो रहा था कि यार ये क्या है, खातून को अपनी तस्वीर, लेकिन जाहिर है कि जिस इलाके में ये हो रहे थे तो वहाँ पर ये कल्चर ही नहीं था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग उन साहब को जानते थे, नहीं इंतखाबी निशान शौहर तो नहीं हो सकता ना बाल्टी कुछ भी, एनीथिंग जो इंतखाबी निशान हो, इंतखाबी निशान शौहर नहीं, ऐसा नहीं वो। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि वो उस इलाके में जो जाहिर है कि वो जाने जाते थे, खवातीन का इतना बाहर निकलना नहीं होता, तो उनके शौहर जाने जाते थे, तो इसलिए कर दिया कि सब लोग पहचान जाएंगे कि भाई इनकी ये ज़ौजा है, तो फिर ये है कि वोट कर देंगे, लेकिन मसाइल हल उन्होंने ही करने। तो एटलीस्ट देयर इज अ स्टेप टुवर्ड्स समथिंग ना, समथिंग पॉजिटिव, कि मौका दिया कि भाई चलो जी इंतखाबात में बिल्कुल जी। और मर्दों के मुकाबले में देखा कि खवातीन काउंसिल्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने हुकूक के लिए अब ये काउंसिल जो है काफ़ी ज़्यादा सरगर्म भी होगी। तो ये तब्दीली आई है, ये खुशगवार तब्दीली, इसी
हवाले से बात करेंगे। खातून काउंसलर समिया अफरीदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया समिया साहिबा आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा, जो हमने बड़ी खुशगवार तब्दीली देखी है, पहले तो हम देखते थे कि जी खवातीन घरों से बाहर निकलती ही नहीं थी, और अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें खवातीन घरों से बाहर निकल रही हैं। ना सिर्फ बाहर निकल रही हैं बल्कि इंतखाबात में पूरा हिस्सा बनी है, बढ़ चढ़ के काम भी किया है और उसके नताइज भी हमने देखे हैं। इस तब्दीली के हवाले से बताइएगा कि कितना मस्बत इकदाम आप इसको समझती हैं आने वाले दिनों के लिए? जी, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही मस्बत इकदाम है, क्योंकि एक औरत ही औरत के मसाइल को समझ सकती है। यहाँ पर जितने भी ख़वातीन को वो कोई भी मतलब आज तक किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया। सो ये इट इज़ वेरी बेटर टू ताकि एक औरत ही औरत के मसाइल को दे सके, और वो उनके बेशुमार मसाइल है, तो इसी तरह एक औरत ही औरत के मसाइल को हल कर सकती है। तो ये इट इज़ अ बेटर। अच्छा, तो ये प्लानिंग पहले से ही चल रही होती है ना कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहिए, कौन से इक़दाम होने चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा स्टेप होगा टूवर्ड्स एजुकेशन के यहाँ के जो हालात है स्कूल्स के, वो इंतहाई नाकिस है। स्कूल्स में जो क्लासरूम्स है उनकी तादाद इंतहाई ही कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, और इसके अलावा जो स्टाफ है वो बाकायदगी से नहीं आती। अगर 4 या 5 टीचर्स आती है तो उन लोगों ने हफ्तावार मतलब रखा हुआ कि एक हफ्ते एक आएगी, दूसरे हफ्ते 2, तो मतलब ये गैर हाजिरिया भी है जिसकी वजह से एजुकेशन का हर्ज हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि एजुकेशन की वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो जस्ट प्राइमरी लेवल तक है, हायर लेवल तक वो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं तो वो जो हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं प्राइवेट जॉब्स वगैरह के लिए, तो इंतहाई हायर क्वालिटी की मांगते हैं। हालांकि यहाँ पर तो अगर हमसे हायर क्वालिटी की एजुकेशन मांगते तो फिर हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हमारे लिए हायर क्वालिटी की कॉलेजेस BS के लेवल पर या MS के लेवल पर कॉलेजेस ही हमारे लिए खोले, तभी हम आगे जाके मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि इस तरह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही समिया आप। ये जो एजुकेशन का मसला है ख़वातीन में, ये जो है सबसे ऊपर आ रहा है कि ख़वातीन की एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और क्योंकि आप काउंसिल साथ हैं तो आपको पता है कि ख़वातीन को क्या कुछ मसले मसाइल है, तो सिर्फ एजुकेशन ही बल्कि आई एम श्योर अब आप इसकी हेल्थ के हवाले से भी काम करना शुरू करेंगे। तो आपस में आप जितनी भी काउंसिल्स हैं उनके राब्ते हैं इस हवाले से? सबसे पहली कोशिश ये है, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद मतलब मेरे इलाके में BC में जितने भी स्कूल्स आते हैं मैं खुद इनकी एक विज़िट कर सकूँ और टीचर्स की बाकायदे की अटेंडेंस चेक कर सकूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन तो हो चुके हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, लेकिन हमारे लिए अभी तक कोई भी मतलब 4 महीने हो चुके हैं तकरीबन, हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। तो मैं ये चेयरमैन से मुतालबा करती हूँ शाखलेश यूनिवर्सिटी एटलीस्ट हमें लीगल अथॉरिटी के तौर पर एक लेटर दे, ताकि हमारे हाथ में इतना हो कि हम जा सके, उनके स्कूल्स की विज़िट कर सके और उनके टीचर्स की अटेंडेंस चेक कर सके और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक कर सके। चलिए सुमैया, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया, लेकिन साथ ही साथ ये इख्तियार भी देना चाहिए। जाहिर है कि उनको फंड्स भी दें, उनको इख्तियार भी दें कि वो अपने लोगों की मदद कर सकें। तो चलें, एक स्टेप तो हुआ कि कामयाबी मिली, अब आगे भी फंड्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंड्स, मैन पावर जिसको हम वुमेन पावर कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काउंसिल तो इस सतह पर आप जाके डोर टू डोर आपकी जो कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप खुद जाएँ, ख़वातीन के खुद मसले सुने कि लोगों को क्या कुछ मसले मसाइल हैं। हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन तो है ही, लेकिन हेल्थ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है अगर कोई क्लिनिक मौजूद भी है तो वहाँ पर कोई खातून जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पर वो खातून डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिर होता क्या है कि बहुत सारी ख़वातीन पर्दे की वजह से वो जा ही नहीं पाती। उनका हक है कि वो मतलब अपनी मर्जी के दे शुड बी कंफर्टेबल। अच्छा, अब ज़रा हम बात करें, एक बार फिर से घुमा फिरा के आपको वापस लाते हैं कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। लेकिन मसला ये है कि एक्सपेंड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लाइक एक्सपेंशन तो चल रही है, बहुत बड़ा होता जा रहा है शहर, मतलब हैदराबाद तक सरहदें पहुँच गई हैं कराची की, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। अब ये है कि आबादी भी बढ़ती जा रही है, पता नहीं ना आबादी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है और फिर बेहंगम है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उससे हो ये रहा है कि पानी एक जो बुनियादी ज़रूरत है जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, उसकी किल्लत यहाँ पर हो गई है। और अब उस कमी को पूरा करने के लिए वैसे तो हम देखते हैं कि किंजर से भी और इधर उधर से हाफ डैम से भी पानी आता है ये वो, लेकिन उसके अलावा डिसैलिनेशन भी कुछ प्लांट्स होते थे, उनसे भी समुद्र के पानी को भी रीयूज़ किया जाता था। वो मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहे हैं।
बोरिंग भी की जा रही है। मतलब बोरिंग से ये होता था कि 40 फीट 50 फीट 70 फीट तक पानी मिल जाता था, अब तो 150-150 फीट तक पानी दस्तयाब नहीं होता। ऑलराइट जी, तो ये बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना साउथ अफ्रीका वाला मामला हो जाएगा जहाँ पर पता नहीं 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी फी कस। और हमारी टीम भी वहाँ पर गई थी एक दफ़ा, तो पानी के बहुत किल्लत थी, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करें भाइयों, पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। तो पानी है नहीं, जो पानी मुयस्सर भी है वो साफ़ नहीं है। गली मोहल्लों में गाड़ियाँ धोने के लिए लोग पानी चाहिए। चला के छोड़ देते हैं फर्श धोने के लिए। हमारे मोहल्ले में ये सिचुएशन होती है और मैं अक्सर रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ सबसे, जो भी अभी टीवी देख रहे हैं, खुदा का वास्ता है पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि कल एक एक बूंद को हम भी तरसेंगे, सड़कें भी टूटेंगी, सड़कें भी टूटेंगी, वो भी बर्बाद होंगी, और साथ ही साथ पानी की वेस्टेज, दैट इज नॉट द राइट थिंग। विल टेक अ ब्रेक हियर। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट का कोई मैच नहीं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि आईसीसी मेंस जो बैट्समैन हैं उनकी जो रैंकिंग आई है उसमें एक बॉय, मुझे खुशी है कि शुक्र है 3 महीने पहले जब मैं गई थी चीज़ें मुख्तलिफ थी, 3 महीने बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये इसमें बेहतरी आ रही है। हाँ। और ये बेहतरी है बाबर आजम के लिए, जो कि चार्ट पे छाए हैं जनाब। माशाल्लाह, मतलब रेटिंग उनकी नंबर 1 पे है। yes. और ये वर्ल्ड सुपर लीग के बैटर्स पॉइंट टेबल पर बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार है और सबसे ज़्यादा 902 रन्स बनाकर वो फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गए हैं। जस्ट इमेजिन, इमामुल हक हैज़ प्लेड रियली वेल और वो भी 5वीं पोजीशन पे हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स की जाने से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है। अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहिनशाह अफरीदी, अगर हम कीपिंग की बात करें और बैटिंग की बात करें तो रिजवान भी T20 में स्पेशली। अब जो हमारे बचपन का टाइम था जिसमें हमने देखा हुआ है कि भाई कितने कमाल प्लेयर्स होते थे, जिसमें हम वसीम अकरम को देखते थे, जिसमें माकिब जावेद को देखते थे, वकार यूनुस को देखते थे, इंजामुल हक को देखते थे। तो अब मुझे लगता है मतलब एक प्लेयर बेस्ट था, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ साहब जो थे, और एक हमारे बड़े कमाल स्टार ओपनर हमारे बैट्समैन थे मोहम्मद अनवर, उनका नाम उनका सईद अनवर साहब, the one who scored 194, the first one। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरीज जिन्होंने की हुई थी 17, और उनका और सचिन तेंदुलकर का बराबरी का वो चलता, एक जमाने में होता था कि मुकाबलाबाजी चल रही है। राशिद लतीफ साहब मतलब कमाल, सकलैन मुश्ताक साहब। और अब हम देख रहे हैं कि वैसा ही टाइम वापस आया और जो हमारा बॉय बाबर है, ही इज डूइंग वंडर्स। कमाल ही इनकी गेम चल रही है और अल्लाह करे इनकी कमाल गेम जो है ये सलामत रहे। एक और चक्कर है ना कि बॉलर्स की बात कर ली तो ऐसा बैट्समैनों की बात कर ली तो बॉलर्स की बात ना की जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो हमारे जो बॉयज़ हैं ना वो छाए हुए हैं काउंटी क्रिकेट में भी, तो उसके अंदर हम नाम लेते रहते हैं कि किस तरह शाहिनशाह अफरीदी ने विकेटें उड़ाई, हसन अली ने जाके वहाँ पर अपने जनरेटर चलाया, उनको मौका मिला और बगैर इंजरी के चलाया, मोहम्मद अब्बास, हारिस रऊफ, ये तो सारे छाए हुए हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर हाँ। वो भी भाई उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक की। ही इज़ अ यंग लैड और मुझे बड़ा दुख हुआ था जब वो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का, ज़ाहिर है कि कई चीज़ों से दिल बर्दाश्ता भी थे और एक फास्ट बॉलर का अपना एक थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर और एक होता भी है। बॉलर्स तो हमें चाहिए। अच्छा, हैम्पशायर में क्योंकि मौजूद है, वहाँ पे जनाब इन्होंने कमाल की ही अपने जो गेम का लेवल इसको अप कर दिया है। वहाँ पर हैम्पशायर के खिलाफ उन्होंने मैच में 6 विकेटें अपने इन्होंने नाम की और आमिर ने फिर ग्लॉस्टरशायर की नुमाइंदगी करते हुए दोनों इनिंग्स में 3 शिकार किए। और हमने हमेशा से देखा है हमारे जितने भी बैट्समैन, चाहे वकार यूनुस हो, शुएब अख्तर हो, जब ये काउंटी के जब स्पेशली जब खेल रहे होते हैं काउंटी क्रिकेट गेम में, क्या कमाल करते हैं। मतलब यार सीधी जाके जो है ना वो लगी है, उस पे गिट्टे पे लगी है। अच्छा, वो आप बैट्समैन को देख रहे हैं, बैट्समैन कह रहे हैं कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। बैट्समैन कैसे कैमरे से बाहर निकले, आप देखिए क्या कमाल, ये देखे ये वो अब उसे चला भी नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि एक तो मैं जख्मी हो गया हूँ, तो मुझे तो वैसे भी आपने लेवरेज देनी चाहिए। ये देखें, अच्छा ये देखें ना, ये तशद्दुद पसंद है ये लड़का। अब आपने मैं चाहूंगी जरा पूरा क्लिप चलाएं। ये दूसरी तरह आउट हुआ है, इससे कैच आउट हुआ है, बाकी सबको गिट्टों पे लगे। तशद्दुद पसंद लड़का है, गोडों पे मारता है, फिर उसके बाद अंपायर की तरफ देखता है। हालांकि बैट्समैन को देखना चाहिए, उसूलन देखे ना महज़ब दुनिया में कि कोई किसी को मारे और फिर अंपायर की तरफ देखे कि वो और अंपायर भी ये देखें, क्या बात है जी, क्या बात है। जब से कायम व दायम है उसके अंदर हमारे ना सिर्फ ये कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से हम कायम व दायम हैं, हमारी इज़्ज़त महफूज है, हमारी सरहदें महफूज हैं। और हम जब यहाँ पर आराम से बैठे होते हैं अपने घरों में, ईद भी मना रहे होते हैं, तो हमारे जवान जो हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं और ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे होते हैं जिसमें बैरूनी चैलेंजेस भी हैं और दाखिली सिक्योरिटी के खतरात भी हैं। और उसमें कई ऐसे हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर जो हैं अपनी जान की कुर्बानियाँ भी देते हैं। बिल्कुल जी। और हाफिजाबाद के सपूत मेजर नदीम अब्बास भट्टी ने 8 मई 2020 को वतन अजीज़ पर बलूचिस्तान में अपने 8 साथियों के साथ जाम शहादत नोश किया था। हाफिजाबाद के अवाम को मेजर नदीम शहीद की शहादत पर फ़ख्र है।
हाफिजाबाद के मारूफ सियासी घराने में 2 नवंबर 1983 को जन्म लेने वाले नदीम अब्बास भट्टी ने 8 मई 2020 को वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान की। मेजर नदीम शहीद को 9 मई 2020 को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके वालिद के पहलू में पुरते खाक किया गया। शहीद के ताया चौधरी मेहदी हसन भट्टी जिला हाफिजाबाद के बानी हैं। शहीद के बेटे का कहना है वो अपने पापा को मिस कर रहा है। शहीद की जोजा का कहना था, कमी है जो पूरी किसी चीज से भी नहीं हो, जिंदगी गुजर रही है, बच्चों को कोशिश करती हूँ कि मतलब किसी किस्म की कमी ना आए। हाफिजाबाद के आवाम को मेजर नदीम शहीद की शहादत पर फख्र है। कैमरामैन टीम के साथ बाबर याद, ARV न्यूज, हाफिजाबाद। ऑलराइट जी, तो ये बिलाशुबा हमारा फ़ख्र है हमारे जवान, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। और हमारी फ़ौज वैसे ही तो मतलब नंबर 1 पे नहीं है यार। मतलब उनकी कुर्बानियाँ, उनकी ट्रेनिंग, उनकी दुश्मनों को जो टफ़ टाइम देते हैं, भले वो दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहे हों या भले वो हमारी दाखिली या बैरूनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो, दे आर ऑलवेज अप फॉर इट। ये हैं तो हम हैं और यही हमारे सिरों के ताज हैं। यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। गर्मी बहुत इनके 3 महीने बाद वापसी हुई है मदिया लड़की, इस नकवी की, इस लड़की की। थैंक यू, मिक्स कर दिया मदिया लड़की। वेरी मच फॉर कॉलिंग मी लड़की। ये मुझे लिख के दे, उसमें मैं आपसे साइन करवाती हूँ। क्या बोल दिया मैंने? करवाती हूँ। तो उसके बाद भी जाने की जल्दी है। मतलब आज तो आपको 9 से 1 तक करना चाहिए था। 9 से 1 तक कंटिन्यूस। मैं चला जाता 11 बजे, उसके बाद आपने लगे रहना था। हैं उनको भी, वो सामने हमारे भाई जीशान भाई बैठे, उनको भी थोड़ा सुकून का सांस लेने का मौका मिलता। कोई अच्छी बात तो नहीं है ये। सती, मैं आपको शो के बाहर मिलती हूँ। मिले मुझसे शो के बाहर। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। गर्मी में भी ख्याल रखें, पानी पीते रहें। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।